जिस दिन शदीद बारिश की वजह से बच्चे कम आए हुए होंगे तो उस दिन बगैर माइक के। मैंने पूरा सेशन माइक इस्तेमाल नहीं किया, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा हॉल भी हो, लेकिन इस वक्त जो है ना वो गला कीमती है आप लोगों के लिए, मेरी खैर है। अच्छा जी, ये भी कनेक्ट हुआ हुआ है। और हाँ, ये एक मामला होगा। लाइटों की मैंने सेटिंग तो की हुई और यहाँ एक बटन से है, लेकिन इस बटन के आसपास जो है ना वो खातून नहीं बैठी। मैं सोच रहा था यहाँ पे जो भी खातून बैठी होंगी बेचारी फंस जाएंगी, लेकिन आखिरी सीट जो है ना खाली छोड़ी हुई है। तो क्या आप इसमें थोड़ी मदद करना चाहेंगी पूरी क्लास में? अगर आप सवाब लेना तो अगर आप एक कुर्सी आगे या दो कुर्सी आगे हो जाएं तो वो, हाँ मतलब आप साथ वाली पे या इस तरह से, ताकि आपका हाथ वहाँ तक इजीली पहुँच जाए, क्योंकि मैं बार बार आपको तकलीफ़ दे रहा हूँ। जज़ाकल्लाह। तो सबसे पहली तकलीफ़, ये सबसे लेफ़्ट वाला जो बटन है ना वो ऑन करना है जी। अब आपने दो बटन नोट कर लेने हैं, सबसे लेफ़्ट वाला और उसके साथ वाला, मिडल वाला। मिडल वाले को ज़रा एक दफ़ा ऑफ़ करके देखें, इससे हमारे प्रोजेक्टर की विजिबिलिटी, और सबसे लेफ़्ट वाला ऑफ़ करके देखें। जब हमें ये ज़्यादा दिखाना होगा तो हम इस तरह से कर लेंगे। बस अब दोनों ऑन कर, इन बटन्स का कोड रख लेते हैं 1 3, ठीक है। बस जो है ना ये आप इस सारे सवाब में जो है ना साथ शामिल होंगे, ठीक है जी। तो आप लोग वाकई पढ़ने के लिए सीरियस हैं? पूरा सेशन क्यों नहीं पढ़ते फिर? मतलब ये वो सब्जेक्ट है जिसमें जो है वो मुझे जो मेल्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि सर अगर पूरा सेशन ना पढ़ा हो तो क्या अभी हो सकता है? आप क्रैश कोर्स का इंतज़ार कि जी वो एंड पे को क्रैश कोर्स आना है, वो क्रैश कोर्स वाले बाबा जी आएंगे, वो ख़त्म करा देंगे। और जो है वो एक बच्चा वो कल परसों फेसबुक पे ओपिनियन ले रहा था, मैंने 4 सब्जेक्ट उठाने हैं, अब बीलो सीलो तो मैं यूट्यूब से कर लूँगा, और FR1 और CM में मैं कहाँ से पढ़ूँ? तो जो है ना लोग बड़े पक्के हैं इस बात पे कि बीलो सीलो तो पढ़ने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं। फेल हो जाए खैर है, कोई बात नहीं, बंदा दोबारा से दे देता है, लेकिन ये पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है। और जो सब्जेक्ट लेके पढ़ना शुरू भी करते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता FR1 की मोहब्बत में इतने डूब जाते हैं कि बेचारा बीलो जो है ना इसकी बारी नहीं आती। और कुछ ऐसे ख़तरनाक बच्चे हैं जो FR1 और CM में दोनों इकट्ठे उठा लेते हैं, पता नहीं कौन उन्हें मशवरा दे देता है, लेकिन वो उठा देते हैं। और इस वक्त एग्जैक्टली कह रहे होते हैं कि कॉस्ट के तो सिर्फ अभी तक 20 लेक्चर लिए हैं हमने, तो क्या हम इस टाइम पे कॉस्ट ड्रॉप कर सकते हैं? तो उनसे पूछा जाए अगर आप कॉस्ट ड्रॉप कर रहे हैं तो क्या प्लान है? वो कहते हैं हम सीलो उठाने के बारे में सोच रहे हैं। जिस दिन ICAP का दाखिला जाना है ना उस दिन सुबह सुबह बच्चे एकदम से एक नया सब्जेक्ट उठाते हैं, वो कहते हैं चलो इसका दाखिला भेज देते हैं और आज सीरियस होकर पढ़ेंगे। जो 6 महीने सीरियस होकर नहीं, सीरियस होकर पढ़ने लगे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है आप लोगों को देख के कि अब आप वाकई सीरियस होने लगे हैं। अभी भी ऐसा है या मजाक कर रहे हैं? क्या हमारे पास टाइम है? पढ़ने के लिए टाइम है। और क्या हमारे पास ज़ाया करने के लिए टाइम है? नहीं। तो टाइम इतना ज़रूर है कि हम पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना बिल्कुल भी नहीं है कि हम उजाड़ दें। तो मैं हैंड रेज नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये एक पर्सनल डाटा है। अदरवाइज़ अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने लोगों ने 50% से ज़्यादा तैयारी की हुई है तो शायद आधे लोग भी हाथ खड़े ना करें। जबकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि अब तक ये आपका ख़त्म हो चुका होना चाहिए था। अब तक आप इसको सारा करके रिवाइज़ करके साइड पे कर चुके होते। चंद छोटे तरीन सब्जेक्ट्स में से एक, सबसे छोटा बेचारा कमती लो है, और मतलब ये उससे थोड़ा सा ही बड़ा है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा ये भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में अब ऐसा ना हो कि आप कहेंगे ये तो बस तकरीर करी जा रहे हैं और जो है वो अब पढ़ाई की बातें नहीं हो रही। फर्स्ट डे जो है ना बड़ा कीमती है। मैं हमेशा मानता हूँ कि 6 महीने पढ़ने से बेहतर है कि एक दफ़ा 6 घंटे बैठ के पूरे 6 महीने का प्लान बना लिया जाए। तो पढ़ने से पहले एक दफ़ा सब्जेक्ट को समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, किस तरह से। आप में से कुछ ऐसे हैं जिनका 100% कंप्लीट हुआ हुआ और रिवाइज़ करने के लिए आए हैं। कुछ रिपीटर्स हैं जिनको पहले आता था। तो एक बच्चे ने कहा सर मेरा लास्ट टाइम 46 पे फेल हुआ है, तो इस दफ़ा मुझे लॉ पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, सही है, उसको ज़रूरत नहीं है, वो अपने साथ साथ रिवाइज़ करता रहे। लेकिन जो 46 पे फेल हुआ होता है उसे लगता है कि उसने सिर्फ 4 नंबर के लिए पढ़ना है। अब
उसने 4 नंबर के लिए नहीं पढ़ना, उसने 0 से 50 तक के लिए दोबारा पढ़ना है। तो उसे लगता है कि 46 तक तो मेरा कैलिबर था ही था, तो बस मैंने अब सिर्फ 4 नंबर की मेहनत करनी है और मेरे पास तो 4 नंबर की एडिशनल मेहनत है, पिछली दफ़ा जितनी की है उसमें 4 नंबर के बराबर मज़ीद मेहनत करनी है। तो थोड़ा सा ये फ्रेमवर्क समझना ज़रूरी है कि क्या है, किस तरह से है। आईकेप का कोई भी पेपर बगैर मेहनत के पास नहीं होता। और एक बात बहुत ज़रूरी है सारे लोग जो बीलॉ पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए, कि बीलॉ पास होने पे उतने ही पेपर पास होते हैं जितने FR1 पास होने पे पास होते हैं। जो आपकी नंबर गेम है ना कि 8 पेपर हैं, मेरे 3 रह गए, मेरे 2 रह गए, इसमें बीलॉ, सीलॉ, टैक्स ये पेपर बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। इससे आपको रिलैक्सेशन हो जाती है। एक बच्चा जो कहता है मेरे 7 पेपर रहते हैं और एक जो कहे मेरे 5 पेपर रहते हैं, दोनों में फ़र्क है। तो ये वो आसान पेपर हैं जिससे आपकी नंबर गेम बेहतर हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप लोग न्यूमेरिकल की मोहब्बत में इस सब्जेक्ट को बिल्कुल रगड़ देते हैं और एंड पे फिर इसका रिजल्ट कई दफ़ा बहुत अच्छा नहीं आता। पिछली 5-6 अटैम्प्ट्स में 2 से 3 दफ़ा ऐसा हुआ है कि सेकंड या थर्ड वर्स्ट रिजल्ट बीलॉ का है। और वो CM में जितना मर्जी गंदा पेपर भी आ जाए, हाथ-साथी दौर लोग पास हो जाते हैं, क्योंकि पेपर इतना अजीब सा आया होता है कि आईकेप खुद ही बेचारा शर्मा के पास कर देता है कि ठीक है चलो हमसे कुछ गड़बड़ हो गई है, बच्चों के साथ ना करें। तो बस बीलॉ में थोड़ा सा अलर्ट रहने की, थोड़ा सा समझदार रहने की ज़रूरत है कि हमने क्या करना है और किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। तो क्या हम तैयार हैं पढ़ने के लिए? दिन कितने हमारे पास? इफ़ेक्टिवली 12, बल्कि 12 के भी बजाय 11 ऐसे दिन हैं जब घर जाके आपने एक्टिवली पढ़ना है। अभी प्लान की तरफ भी आते हैं। 3 देखते हैं। वाह जी वाह, अच्छा आ गई आप। तो ज़ाहिर है ये थोड़ा सा अभी शुरू में धुंधला है। ये 2 हज़रात की शक्ल क्यों नज़र आ रही है? ये क्या हुआ? इस क्रैश कोर्स में हम वेरी फर्स्ट टाइम ड्राफ्टिंग भी ऐड कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग हर दफ़ा सिर्फ ऑडिट में इस तरह से करते थे कि ऑडिट में डेली क्रैश कोर्स के साथ एक ड्राफ्टिंग का सेशन होता था। इस वक्त हम लोगों ने ओरिएंटेशन वाले दिन को छोड़ के हर दिन एक सेकंड सेशन ड्राफ्टिंग का भी रखा है। ड्राफ्टिंग मीन्स कि आपने पेपर में लिखना किस तरह से है, और हर चैप्टर जब मैं ख़त्म करा रहा हूँगा तो उसी दिन जो है उसके ऊपर ड्राफ्टिंग में सर उसामा वहीद आप लोगों को थोड़ा सा बता रहे होंगे कि उस चैप्टर के पास पेपर्स किस किस तरह से डिवाइड हुए हुए हैं, क्रैमिंग वाले कितने थे, लॉजिकल सवाल कितने थे, लॉजिकल सवालों को किस तरह से लेके चलना है। तो ये क्रैश कोर्स 2 फेजेस में हो रहा है। पहले 1.25 घंटे की हमारी लेक्चर वाली क्लास है, उसके बाद 1 घंटे की क्लास है हमारी ड्राफ्टिंग की, जिसमें ड्राफ्टिंग और पास पेपर्स। थोड़ा सा ड्राफ्टिंग के बारे में बेसिक आइडिया मैं भी दे रहूँगा, लेकिन कल से ऑनवर्ड आपको साथ साथ रिटन प्रैक्टिस, क्योंकि बीलॉ के अंदर जो सिनेरियोज़ हैं वो लोगों को परेशान करना शुरू हो गए और ज़्यादातर लोग बीलॉ में अगर कहीं मार खाते हैं तो वो जो अपनी तरफ से लिखने वाले सवाल होते हैं उसमें मार खाते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम वो उस तरह के सवालों की भी साथ साथ आपको प्रैक्टिस कराएं। तो थ्रू आउट जिस वक्त ये क्रैश चल रहा हो तो आपके जितने भी 100% पास पेपर्स हैं जो अभी तक हमारे सिलेबस के हवाले से अवेलेबल हैं उनकी प्रैक्टिस हो जाए। उसमें 2-3 जो रीसेंट अटैम्प्ट्स हैं उनको छोड़ देंगे। जब ये क्रैश कोर्स ख़त्म होगा तो उसके बाद 3 अल्टरनेट दिनों में 3 पूरी आईकेप की अटैम्प्ट क्लास में डिस्कस होंगे। वो हमारी वेव सेकंड होगी। ये अभी फर्स्ट वेव है क्रैश कोर्स की, वो सेकंड वेव होगी, उसमें सिर्फ पास पेपर पूरे। तो जब हमारे ड्राफ्टिंग सेशन चल रहे होंगे तो रीसेंट 3 अटैम्प्ट्स उसमें डिस्कस नहीं हो रही होंगी, बट वो रीसेंट 3 अटैम्प्ट जो है वो फुल फ्लेज पेपर, उसको कैसे पकड़ना था, किस तरह से सॉल्व करना था, सवाल बाय सवाल डिस्कशन, उसके लिए हमारे 3 अलग से फुल लेंथ सेशन होंगे, 3-4-5 घंटे टाइप के। तो ये बेसिकली 2 फेजेस में हो रहा है। कल से ये ड्राफ्टिंग वाला सेशन स्टार्ट होगा। आज ड्राफ्टिंग नहीं है क्योंकि आज ओरिएंटेशन है। आज मैंने एक ओवरऑल आइडिया देना है कि चीज़ें क्या हैं और किस तरह से हैं। ये हमारा ओवरऑल लेक्चर प्लान है। इसमें अगर ये ओवरऑल लेक्चर प्लान है 22 जुलाई से चलते चलते 3 अगस्त तक आइडियली ये है। अब इसमें 3 कॉलम बने हुए हैं। सबसे पहले लेक्चर, कौन से दिन कौन सा लेक्चर होगा। ये हमारा मंडे से सैटरडे तक क्लास चलेगी, फिर संडे यहाँ पे नहीं आ रहा, संडे ऑफ होगा, फिर मंडे से लेके सैटरडे तक क्लास चलेगी, फिर संडे ऑफ है। और ये एक चीज़ है विच इज़ नॉट क्लास, लेकिन ये एक एक्टिविटी है। सेकंड, ड्राफ्टिंग सेशन। ड्राफ्टिंग सेशन हर दिन जो हम पढ़ेंगे उसका ड्राफ्टिंग सेशन होगा। उस चैप्टर के पास पेपर्स, उस चैप्टर के ऊपर डिस्कशन और कुछ सवाल। और ऐसे में टीचर्स जज्बाती हो कि आप लोगों को भी कह देते हैं लिखने का, जिससे बच्चे नाराज़ हो जाते हैं कि जी हमें क्यों लिखने का कह दिया। तो मैं नॉर्मली बच्चों को नाराज़ नहीं करता, मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा, लेकिन वो सर उसामा आपको साथ साथ लिखवा भी रहे होंगे और अगर टाइम में गुंजाइश हुई तो कुछ सिलेक्टेड बच्चों को चेक करके उनको साथ साथ बता भी रहे होंगे कि आप ड्राफ्टिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं।
तो ये ड्राफ्टिंग के सेशन चल रहे होंगे, ये रेगुलर सेशन, देन एक्सटेंडेड स्पेशल सेशन। पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये 3 चैप्टर्स बहुत ज़रूरी हैं, जिनमें से हाफ से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है, तो इन दोनों के ऊपर एक्सटेंडेड स्पेशल सेशन है। ये सेशन फिर 1 घंटे से ज़्यादा बड़ा हो सकता है और उसमें ज़रा ज़्यादा लंबी चौड़ी डिस्कशन हो सकती है। इसी तरह से ये एक एक्सटेंडेड स्पेशल सेशन है चैप्टर 13 के साथ। तो ये 3 जगह पे बड़ा सेशन है, बाकी जगह पे आपके रेगुलर सेशन का मतलब है जो 1 घंटे या 1 घंटे से कम में ख़त्म हो जाए, जिसका टाइम लाइन है 2:30 से 3:30 PM। और चूंकि कमरे और इस तरह की सारे मामलात थे, तो वो फिर एक और रूम में कंडक्ट हो रहा होगा। तो ऑब्वियसली जैसे ये आपकी चॉइस है, वो भी आपकी चॉइस है, आप ये अटेंड करना चाहें ना करना चाहें, वो अटेंड करना चाहें ना करना चाहें। लेकिन अगर आपको राइटिंग में प्रॉब्लम्स हैं और आप पास पेपर्स की साथ साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो सेशन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ऑडिट में तो पिछले 2-3 सेशन से ही हमारा काफ़ी ज़्यादा कामयाब जा रहा है और बच्चों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। बी लॉ में वेरी फर्स्ट टाइम हम ये ड्राफ्टिंग सेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्रैश कोर्स के साथ, क्योंकि क्रैश में इतना टाइम नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ों में राइटिंग की प्रैक्टिस करें, तो इसलिए हमने उसको 2 अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर दिया है। तीसरा, टेस्ट। जिस भी दिन आपने जो भी चैप्टर किया, अगले वाले दिन नेक्स्ट डे, ये देखें ना, 22 जुलाई को चैप्टर 2 है और 23 जुलाई को, तो 24 जुलाई को चैप्टर 2 का टेस्ट। अब चक्कर ये है कि बेचारे टीएस का भी कोई कसूर नहीं कि हम कहेंगे जी ये एक फ्री सेशन है, आ जाओ जिस मर्जी ना आए, जैसे मर्जी आएँ, और जनाब आप लोग 250 टेस्ट बेचारे को पकड़ा दें और फिर उसके बाद 2 घंटे बाद उसको क्वेश्चन मार्क के मैसेजेस करना शुरू कर दें, अभी तक चेक होके क्यों नहीं मिला, ये इस तरह से। तो हम चाहते भी हैं फैसिलिटेट करना, लेकिन हम कबाड़ा भी नहीं करना चाहते। जो होता ही है कि एक दफ़ा आपसे कमिट कर लिया तो आप लोगों ने तो बेड़ा गर्क कर देना है। जैसे जब हमने कहा कि क्लास होगी और उसमें कहा ना फिजिकल क्लास इस तरह से करके ऑन कैंपस क्लासेस, उस वक्त से मेरा इनबॉक्स भरा हुआ है और हमारी सारे टीम मेंबर्स को ऐसी ऐसी धमकी आमेज ईमेल्स मैसेजेस आ रहे हैं, ऑनलाइन वालों का क्या कसूर है, तुम लोग जालिम हो, तुम लोग फिरौन हो। भाई एक एक्टिविटी है, एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक्टिविटी है, कोशिश कर रहे हैं कि एंड पे जो लोग वो हैं, और हम उसको कोशिश करेंगे, हम ऑनलाइन भी उसको अवेलेबल कर देंगे। लेकिन जब पहले ही दिन हमने कहना ना कि ये सारा आपके पास ऑनलाइन है, तो फिर आपने कहना अच्छा ऑनलाइन है, चलो ठीक है। जब वो महीने के एंड पे या सेशन के एंड पे जब मैं पढ़ने के बारे में सोच रहा हूँगा, तो मैं फोल्डर में से कहीं ना कहीं उन फ्री वाले बैचेस को निकाल के देख लूँगा। तो इसलिए हम इसको फ़ौरन से अवेलेबल नहीं करते, हम इसमें 4-5 दिन का मार्जिन रखते हैं, ताकि अगर कोई सीरियस स्टूडेंट साथ साथ फिजिकली आके पढ़ना चाहे तो वो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन मैं बता ही रहा हूँ कि लोगों का पैटर्न क्या होता है कि ये क्यों नहीं दे रहे आप यूट्यूब पे, आप लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। और जो है वो मतलब हमें लगा कि शायद हम बहुत सारे बच्चों के पैसे लेके भाग गए और उसके बाद उनको चूँकि अभी तक हमने लेक्चर अपलोड करके नहीं दिए, तो इसीलिए ना बजाय इसकी कि इसकी जिम्मेदारी लें और उसके बाद आप लोगों से सिर्फ लानते सुनते रहें, तो ये हम जिम्मेदारी इसकी डाटा अवेलेबिलिटी की हद तक रखते हैं और सेल्फ बेसिस पर रख लेते हैं। ये नहीं कि आप लोग जब इस क्लास में हैं तो कल मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ग्रुप का लिंक शेयर करूंगा। वैसे तो जहाँ जहाँ हमने पोस्ट किया वहाँ 3-4 व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक शेयर किए हैं। वो व्हाट्सएप ग्रुप ओवरऑल क्रैश कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन है, बजाय इसके कि हम हर वक्त फेसबुक पर ही डाटा फेंकते रहें या हर वक्त ही जगह जगह हर ग्रुप में हर तरह की मशहूरी आ रही हो। तो हमने 3-4 ग्रुप्स बना दिए हैं कि जो लोग अपनी ख्वाहिश से उस ग्रुप को ज्वाइन करें, तो उसके बाद अगर उनको वहाँ एड्स नजर आएँ तो वो बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड फील ना करें। तो उस ग्रुप के अंदर फिर हम फर्दर ग्रुप्स बनाएंगे कि बी लॉ का अलग से 2 ग्रुप बन जाएंगे कि जिसमें सिर्फ बी लॉ के लोग होंगे और फिर सिर्फ बी लॉ का डाटा वहाँ शेयर हो रहा होगा। तो वहाँ पे गूगल ड्राइव का लिंक होगा जिसमें जिस भी दिन टेस्ट होगा तो वहाँ टेस्ट भी अपलोड हो जाएगा और नेक्स्ट डे उसका सोल्यूशन भी वहाँ पे अपलोड हो जाएगा कि आपने एक लेक्चर लिया, आपने तैयार किया, ड्राफ्टिंग सेशन लिया, घर जाके प्रैक्टिस की, अगले दिन आप आए और आपने सिर्फ टेस्ट देना है। तो अगले दिन आप अपने तौर पर उसको डाउनलोड करके टेस्ट करके और अपने आप को असेस कर सकते हैं। बी लॉ में अगर सोल्यूशन आपके सामने आ जाए तो आपको काफ़ी हद तक सेल्फ असेसमेंट हो जाती है। लेकिन जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, जो यहीं एसबीआई में ही अगर एनरोल्ड थे बी लॉ के अंदर, तो हमने उनको सेशन में भी कहा था कि हम आपको एंड पे एक दोबारा से टेस्टिंग का सेशन देंगे। तो वो अगर ये टेस्ट करके जमा कराएंगे टीएस को, तो टीए उन लोगों को मार्क करके दे देंगे। वरना जो है ना हमारे अपने बच्चे बेचारे दुखी हो जाते हैं, वो कहते हैं लो जी हम बैठे पढ़ रहे थे, अचानक से हमारी रिवीजन क्लास शुरू हुई और उसमें बाहर के लोग बीच में ऐड हो गए। तो अपने बच्चों को प्रीमियम फील कराने के लिए कि हाँ भाई आपके साथ धोखा नहीं हुआ, आपसे पैसे लिए हैं तो आपको ज़रा ज़्यादा सर्विस मिलेगी, तो आप लोगों के टेस्ट जो है वो साथ चेक होकर मिलेंगे। इसमें हम 2 दिन का मार्जिन रखते हैं कि अगर एक दिन टेस्ट हुआ है तो कोशिश करते हैं कि 2 दिन में मिल जाए। और ये टेस्ट नॉर्मल से थोड़े से छोटे होते हैं,
बजाय इसके कि आप तीसरे ही टेस्ट पे मायूस हो जाएं कि ये तो मेरे से नहीं होने वाला। तो इसको इतना मुनासिब रखा होता है कि तकरीबन हाफ आवर से 45 मिनट्स के दरमियान का टेस्ट होता है। जब ये एक्टिविटी ख़त्म होगी तो इसके 2 हफ्ते बाद मॉक्स कंडक्ट होंगे 19 अगस्त से, यानी कि ICAP के इम्तिहान से ठीक 2 हफ्ते पहले। उसमें जिस दिन जो पेपर ICAP में होता है उसी दिन यहाँ पे वो पेपर कंडक्ट हो रहा होगा, और उसमें फिर आप लोगों को वो दुख नहीं है कि आपके चेक होके नहीं मिलेंगे। तो मॉक्स हमारे एक फुल फ्लेज एक्टिविटी होती है जिसमें सैकड़ों लोग आते हैं और वो उन दिनों में मॉक देते हैं, और मॉक फिर हम सारे बच्चों को चेक करके देते हैं चाहे वो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं या नहीं है। तो इसके बाद भी आपके पास 2 हफ्ते का क्वेश्चन होगा कि आप चीज़ों को तैयार कर सकें। तो ये एक ओवरऑल प्लान है, रेगुलर लेक्चर है, ड्राफ्टिंग सेशन है और टेस्ट है। ये बात समझ आई? अब सवाल ये है कि बिज़नेस लॉ के साथ मेन इश्यूज़ क्या हैं, प्रॉब्लम्स की हैं बिज़नेस लॉ के साथ। इसमें हम थोड़ी सी डल हुई स्क्रीन के साथ भी चल सकते हैं। तो 1-3 अगर ऑन कर दें, ज़बरदस्त छा गई हैं। अब आप कहेंगे सर हमें प्रॉब्लम नज़र ही नहीं आ रहे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम बी लॉ का प्रॉब्लम नज़र ही नहीं आता। कंसिडरिंग इट एन ईजी गेम। बी लॉ बी लॉ क्या बात करते, बी लॉ कौन पढ़ता है? बी लॉ तो आराम से फेल हो जाता है, इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है? बंदा CMA में एफर्ट करे, FR1 में एफर्ट करे, टैक्स के अंदर एफर्ट करे। यकीन माने टैक्स और बी लॉ क्वांटम वाइज बराबर पेपर है। मैंने बड़े सारे अरसे टैक्स भी पढ़ाया है तो मुझे अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि उसमें उतनी ज़्यादा ग्रेविटी भी नहीं है। लेकिन टीचर्स वो कहेंगे टैक्स क्या बात कर दी तुमने, बस इसमें तो इतने लंबे न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थ्योरी भी बड़ी ज़्यादा है, बड़ी जालिम है। जिन्होंने थ्योरी देखी उन्हें अंदाज़ा है कि कितनी को ज़्यादा थ्योरी है, और जिन्होंने न्यूमेरिकल देखे उन्हें ये भी पता है कि 2-3 न्यूमेरिकल के बाद पता लग जाता है कि इसी तरह की आ रहे हैं सारे न्यूमेरिकल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि टैक्स को अगर आसान सब्जेक्ट कह दिया तो आपने पढ़ना नहीं है। और मेरा मुंह टेढ़ा हो जाए अगर मैं कह दूं बी लॉ मुश्किल पेपर है, मैं कह ही नहीं सकता। पुराने ज़माने में ऐसी बात पे अज़ाब आ जाया करते थे, इतना बड़ा झूठ। तो ये टेढ़ा पेपर नहीं है, चूँकि ये टेढ़ा पेपर नहीं है तो ये आराम से फेल हो जाता है। चूँकि क्लास में मौजूद मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो सामने हैं उनके चेहरों पे लिखा हुआ है कि उन्होंने आधे से ज़्यादा उन्हें नहीं आता इस वक्त बी लॉ, और जहाँ जहाँ आप लोग पढ़ रहे हैं वहाँ मैक्सिमम क्लासेस हो चुकी भी होंगी। उसके बावजूद हालात ये हैं कि बी लॉ बेचारे को तो टाइम ही नहीं मिला। तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कंसिडरिंग इट ईजी गेम। दूसरा इशू रिटेंशन। चीज़ें छोटी छोटी सी बहुत सारी याद रखनी होती हैं और इतनी ज़्यादा चीज़ें याद रह नहीं पाती। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है बी लॉ के साथ कि आप इसको रिटेन नहीं कर पाते उस तरह से। क्यों नहीं कर पाते? इसलिए कि फोकस नहीं करते। मेडिकल अलाउंस एग्जेम्प्ट है जी? हाँ जी, क्या मेडिकल अलाउंस टैक्स में सैलरी वाले बंदे को एग्जेम्प्ट होता है? 10%। क्या मेजॉरिटी को ये बात पता है? तो ये टैक्स के सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी बातों में से एक छोटी सी बात है, वो याद है। और अगर मैं कहूँ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में जो 6 शर्तों में आखिरी शर्त है वो क्या है? सबसे बड़ी वाली शर्त, लिविंग पर्सन का जो फ्यूचर कंडक्ट होता है। तो बी लॉ हमारी प्रेफरेंस ही नहीं है। आपको सारी बात अजीब सी कर दी। चलो मैं बहुत ही आसान बात कर लेता हूँ, ऑफर की डेफिनेशन। कॉन्ट्रैक्ट टैक्स स्टार्ट ही ऑफर से होता है, तो ऑफर की डेफिनेशन तो सबको उसी तरह से याद हुई होगी जैसे मेडिकल अलाउंस 10% तक एग्जेम्प्ट होता है वाली बात। कुछ लोगों ने कॉन्फिडेंटली सुनाने की कोशिश की और बाकी लोग हैरत से उन्हें देख रहे हैं कि ये बाकी बी लॉ पढ़ते रहे हैं, पागल हो गए हैं, बी लॉ कौन पढ़ता है। तो रिटेंशन का मसला भी असल में यही मसला है कि फोकस नहीं है। बी लॉ हमारी कभी भी प्रेफरेंस नहीं है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि बी लॉ पास होने से भी एक पेपर पास होता है और FR1 पास होने से भी एक पेपर पास होता है। तो बी लॉ भी जल्दी पास कर देने से आपका कॉन्फिडेंस बेहतर होता है कि आपको होता है मैं अगले वाले पेपर्स की तरफ जाऊँ।
आई कैप का पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करें, आई कैप का क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करें। जो लोग बिल्कुल बिगनर आए होते हैं उनको ये बड़ा चैलेंज होता है कि आई कैप के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, और जो पहले से भी मौजूद होते हैं सिनेरियो वाले सवालों को अटेम्प्ट करते हैं उन्हें मसला आता है, हम इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। देन पुराने ज़माने में एक विलन हमारा AFC होता था और अब हमारा विलन है PRC। जब आप PRC पढ़ते हैं तो कोई से 2 ऐसे सब्जेक्ट बता दें जो आप ज़्यादा पढ़ते हैं, कोई से 2 सब्जेक्ट्स। अकाउंटिंग क्यों है, कुछ का ख्याल डिफरेंट होगा। इस क्लास में कितने ऐसे लोग हैं जिनका ख्याल है कि नहीं ये 2 नहीं, इन 2 में से एक माइनस कर दें, कोई और ऐड कर दें। हाँ जी, इन 2 से कंपैरिजन करना है, इंट्रो और QM। इकोनॉमिक्स आपने इन दोनों से ज़्यादा पढ़ी है, बराबर पढ़ी है उन्होंने, बहुत बड़ी जो लंबी से लंबी जो वो जद्दोजहद की उन्होंने कहा जी वो बस उसके बराबर तक पढ़ी है। क्या 80 to 90% लोगों का यही मानना है कि इंट्रो और QM पढ़ने वाले पेपर हैं? ये दोनों में कोई ख़ास बात है? दोनों न्यूमेरिकल है, दोनों न्यूमेरिकल है। और जो BWCS है, जो आपका इकोनॉमिक्स है, जो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है, वो थ्योरी है। बेचारों को थोड़ा सा भी तवज्जो दे दें पास हो जाते हैं, बट अक्सर लोग PRC में रह जाते हैं उन 3 पेपरों में से किसी एक में, ये 2 निकाल लेते हैं फिर भी, और उस एक पेपर की वजह से 6 महीने ज़ाया हो जाते हैं। तो होता क्या है, PRC आपको एक आदत डाल देता है कि थ्योरी तो मजाक होता है, इसे नहीं पढ़ना होता, इसे ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता पढ़ना होता है। न्यूमेरिकल असल चीज़ होती है, न्यूमेरिकल को टाइम देना होता है। तो जब आप इधर आते हैं कैफ में तो आपको पहले से पता होता है कि मैंने FR1 CMA को हमेशा ज़्यादा टाइम देना है, उसके बाद टेक्स्ट को टाइम देना है, और B-Law चूँकि 100% थ्योरी है तो इसके साथ मैंने वही करना है जो मैंने इको के साथ किया, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के साथ किया, या BWCS के साथ किया। तो हमारा बहुत बड़ा विलन है PRC या AFC, पुराने ज़माने में AFC और अब आज के ज़माने में PRC। अप्रोच गलत डेवलप हो गई होती है। दूसरा, एक स्टूडेंट जो पढ़ने की नीयत से आता है, CA में आता है तो सारे कहते हैं यहाँ 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तो सबके सब जो है ना बड़े जज्बाती हुए होते हैं कि आग लगा देंगे, लुट मचा देंगे, बहुत पढ़ेंगे, अन्यवा पढ़ेंगे। आते साथ ही टकराव हो जाता है PRC से। PRC में पढ़ने वाली चीज़ें ही 1-2 हैं, और ऊपर से तोड़ तोड़ के पेपर देते रहो, कभी 2 पेपर दे दिए, कभी 1 पेपर दे दिया, शोगल मुगल चल रहा है। तो वो जो टेंडेंसी थी, जो इरादा था, वो जो वचन लेके आए थे कि जी मैंने पढ़ना है, वो ख़त्म हो गया। जब कैफ में आए तो उस वक्त तक आप में और वो जो जोशीला इंसान जिसने शुरू किया था उसमें फ़र्क है। अब वो समझता है कि कम पढ़ने से भी पास हो जाता है, ना उसको लिखने वाले इम्तिहान की प्रैक्टिस है, उसको सिर्फ MCQs की प्रैक्टिस है। तो बेसिकली ये हमारा एटीट्यूड गलत कर देता है PRC, जिसके बाद इसका इम्पैक्ट बाकी सब्जेक्ट्स पे तो पढ़े सो पढ़े, बिजनेस लॉ पे सबसे ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि आप नॉन सीरियस भी हो जाते हैं और थ्योरी को सही से फोकस भी नहीं करते। एंड देन फाइनली शॉर्टकट या सिलेक्टेड स्टडी। एक तो पहले आपका दिल नहीं करता बिजनेस लॉ पढ़ने का, ऊपर से फेसबुक पे अचानक से कुछ सूरमा आते हैं, कुछ चैम्पियंस आते हैं, कुछ फिलोसफर आते हैं, PhD फिलोसफर, जिनका पिछली 3 दफ़ा से B-Law रुका हुआ है। वो कहते हैं आओ बच्चों मैं बताता हूँ पढ़ने का तरीका क्या है। चैप्टर नंबर 3 कर लो, चैप्टर 4 में वो टॉपिक छोड़ के बाकी कर लो, चैप्टर 5, 8 को रहने दो, 9 का वो टॉपिक कर लो, 10 पूरा कर लो, 7 में इस तरह से कर लो, और यूँ करके आपको को 40% ऑफ द सिलेबस बना के दे देते हैं कि 90% तो पेपर इसमें से आना है। तो आप सोचते हैं कि क्लासों में जो 17 साल से पढ़ा रहे हैं वो तो पता नहीं बेवकूफ़ लोग हैं, उन्होंने हमें क्यों नहीं टोटका बताया। ये जो मुर्शद इस वक्त फेसबुक वाला है, जो फेसबुक पे आके हमें गाइड कर रहा है, पता नहीं कौन एनोनिमस पार्टिसिपेंट है, और लिखा हुआ भी हो तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसकी क्वालिफिकेशन में भी PhD लिखा हुआ होगा, बना हुआ तो फेक ही अकाउंट होगा। एक बच्चा जो 3 दफ़ा फेल हुआ वो सोचता ज़रा मैं बाद में आने वालों को भी फेल कराऊँ, तो उसके मशवरे पे आके आप कहते हैं हाँ ये ठीक है, 18 चैप्टर कौन करे जब 11 से पेपर पास हो सकता है। और पेपर ख़राब होता है तो फ़ौरन से उस बंदे को मैसेज करते हैं तुमने क्या किया हमारे साथ, वो कहता है पहली दफ़ा ऐसा हुआ वरना तो हर दफ़ा सही रहता था, मैंने इसलिए नीचे लिखा था डिस्क्लेमर में कि इस पर भरोसा मत करना। वो भाई साहब तो डिस्क्लेमर लिख के फारिग हो गए। तो सिलेक्टेड स्टडी ये भी बहुत बड़ा विलन है, इतना ज़्यादा है ही नहीं कि छोड़ा जाए।
कोई मुझे सिलेक्टेड स्टडी अगर आके कहे ना ऑडिट के अंदर, कि सर वो बहुत बड़ा सिलेबस है, उसके अंदर मैं थोड़ा घबरा रहा हूँ, अच्छा वो वाले चैप्टर का उतना पोर्शन छोड़ दूँ, तो शायद मैं उस बंदे को फिर भी प्रूडेंट इंसान काउंट करूँ कि चलो थोड़ा घबरा रहा है। और वो जो बीलो में आके कहता है सर मैंने चैप्टर छोड़ना है, जिसमें 5 चैप्टर तो हैं ही 2 सफ़े के, 1-2 सफ़े के, तो वो ज्यादती वाली बात है। तो एक तो इसको आसान नहीं समझना, दूसरा इसको रिटेन करना, उसका तरीका भी हम देख लेते हैं। आईकेएफ के सवाल कैसे अटैम्प्ट करने हैं, पीआरसी वाली चीज़ जो है वो नॉन सीरियस एटीट्यूड ख़त्म कर देना है और सिलेक्टेड स्टडी से दूर रहना है। ये सारे मसलों से हम थोड़ा सा बीलो को ईजीली पिक कर सकते हैं। इसके सिलेबस को समझते हैं। 3 छा गई है, 3 से बात ज़रा कम बनी है। एक और 1B। सिलेबस की 4 ग्रेड्स हैं। जब सिलेबस को पढ़ते हैं समझते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो पूरा का पूरा बीलो याद करी जा रहे होते हैं, करे जा रहे होते हैं और वन फाइन गुड डे कहते हैं कि लो जी मेरे तो आधे से ज़्यादा चैप्टर हो गए, मेरा तो मैक्सिमम सिलेबस हो गया। जब सिलेबस को पलट के देखते हैं तो वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से प्लान होता है। 4 तरह के पोर्शन हैं सिलेबस में। इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिक्स यानी एसेंशियल्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की परफॉर्मेंस और अदर बिजनेस लॉज। 5 से 8 नंबर, 20 से 25 नंबर, 25 से 30 नंबर, 35 से 52 नंबर। अगर मैं इसको चैप्टर्स में ब्रेकअप इसका करूं तो ग्रेड ए इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम, एक चैप्टर 1 अकेली ग्रेड है। अगर किसी भी वक्त आप जो है वो पेपर से पिछली रात मुझे कॉल करके और कहेंगे सर जी कोई एक ऐसा कंफर्म चैप्टर बताएं जिसने पेपर में आना ही आना है, तो मैं आपको गुरु मान लूँ और मैं सारी ज़िंदगी जो है ना कहूँ कि यार इस बंदे ने जो भविष्यवाणी की थी कमाल थी, मैं कहूँगा चैप्टर 1। जब उसकी ग्रेड है, अकेले चैप्टर की ग्रेड है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वहाँ से सवाल ही ना आए। बाकी जगह मिक्सिंग है ना, हो सकता है चैप्टर 4 सिरे से छोड़ दे किसी भी पेपर में, लेकिन चैप्टर 1 ने आना ही आना है। चैप्टर 1 की अच्छी बात भी यही है और चैप्टर 1 की बुरी बात भी यही है। अच्छी बात भी ये है कि 5 से 8 नंबर का, बुरी बात भी ये है कि 5 से 8 नंबर का है। यानी दुख होता है कि नहीं किया होगा तो 5 से 8 नंबर ज़ाया हो सकते हैं, और खुशी होती है कि अच्छा ये छोड़ा हुआ होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर हाथ से स्लिप होंगे, 5 से 8। तो फिर अपने अलग अलग वेटेज के हिसाब से लोग अपनी अपनी प्लानिंग कर लेते हैं। देन हमारे पास आते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिक्स। ये बेसिक्स में 4 चैप्टर हैं, 2, 3, 4 और 5। इसमें 4 ज़रा तगड़ा चैप्टर है, 3 दरमियान है, अदरवाइज 2 और 5 काफ़ी कंफर्टेबल चैप्टर्स हैं। ये बेस बनाता है और उसके बाद फिर ये 2 चैप्टर्स के अंदर मैक्सिमम एसेंशियल डिस्कस होते हैं और फिर जिन पे ज़रा ज़्यादा किताब ने डिस्कशन की है वो 4 में और देन 5। तो ये पोर्शन मिला के 20 से 25 नंबर का है, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो ये 3 सफ़े का चैप्टर है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 सफ़े का चैप्टर है, ये 1 सफ़े का चैप्टर है। असल जद्दोजहद ही है हमारे पूरे सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर। फिर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस के अंदर 5 चैप्टर्स आते हैं और वेटेज कितनी है? ये इस पेपर का टोटका है। ये वो जोन है जिसमें सबसे कम एफर्ट होती है और सबसे ज़्यादा नंबर यहाँ से मिलते हैं। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ अपनी किताब के चैप्टर्स भी बात करूँ तो चैप्टर 6 4 सफ़े का है और ये इस पूरे 5 में सबसे बड़ा चैप्टर है जो 4 सफ़े का है। ये 3 सफ़े का है, ये 1 सफ़े का है, ये 1 सफ़े का है, ये 1.5 सफ़े का है। तो 4 और 3 7, 8, 9, 10.5, 10.5 सफ़े नंबर। तो अगर 10.5 सफ़े में 25 से 30 नंबर हैं तो इन 10.5 सफ़ों को तो लिख लिख के करना चाहिए, कई दफ़ा दोहराना चाहिए, अच्छी तरह से समझना चाहिए। एनालिसिस देख लेंगे कि क्या आईकेएफ ने जो कहा है उसको मान भी रहा है या नहीं मान रहा। फिर हमारे पास अदर लॉज आ जाते हैं। अदर लॉज में डिफरेंट लॉज हैं, 8 लॉज हैं। ये 3 चैप्टर हैं पार्टनरशिप के, 11, 12, 13। फिर ये 2 चैप्टर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, 14, 15। और फिर इन 3 चैप्टर्स में 2-2 लॉज हैं, 2-2 सफ़े के तकरीबन। छोटे छोटे से कुछ लॉज हैं जिनका इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया है और ये क्रैमिंग बेस्ड है। यानी कि जो हमारे अदर लॉज हैं इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्रैमिंग आता है, पार्टनरशिप एक्सेप्शन है। तो पार्टनरशिप के लॉ के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरह के ज़रा ज़्यादा सवाल आते हैं। स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं तो थोड़ा सा इसके ऊपर मज़ीद रोशनी डालते हैं। इसी चीज़ को जब हम पास पेपर एनालिसिस की फॉर्म में देखने की कोशिश करें, जब से ये पेपर पैदा हुआ है स्प्रिंग 2022, आपको पता है नई स्कीम में बहुत सारी तोड़ फोड़ के बाद जो है ना ये बी लॉ अलग हो गया था। पहले ये एक बड़ा पेपर होता था जिसमें मर्केंटाइल लॉ, जो इस वक्त हम बिजनेस लॉ के नाम से पढ़ रहे हैं, और कमती लॉ, ये दोनों इकट्ठे होते थे। अब ये पेपर अलग हुआ है। जब से पेपर अलग हुआ है तब से लेके अब तक 5 अटैम्प्टें हुई हैं। इन 5 अटैम्प्टों में चैप्टर 1 वो जो पहला वाला जोन है उससे सवाल क्या आए हैं? 6 नंबर, 7 नंबर, 6, 6, 5। तो कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 7।
तो हमें नज़र आ रहा है कि ये हमारा एक रीज़नेबल वेटेज की और आगे उसकी वेटेड एवरेज लिखी हुई है 6%, यानी कि अगर हम 5 अटैम्प्ट्स का को एवरेज आउट करें। ये भी पहला पोर्शन आ गया एसेंशियल्स वाला। आई कैप ने कहा था 20 से 25%, 25, 20.5, 25, 24, 23, तो इस एक अटैम्प्ट को छोड़ के वो तकरीबन 25 के करीब करीब है। ऐसे ही है। ये जितने भी यहाँ क्लास में लेक्चर्स होंगे इन सारों की स्लाइड्स भी ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। अभी हमारे पास ओवरऑल ग्रुप है, मेरे ख्याल में बीलॉ का भी ग्रुप बना हुआ है और आप में से कुछ ने उसे ज्वाइन किया होगा, लेकिन मैं कल स्पेसिफिकली उसका लिंक वगैरह या उसका QR कोड भी सामने शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग उसे ज्वाइन कर लें, ताकि फिर बजाय इसके कि हम सारे ग्रुप सारे ओवरऑल ग्रुप्स में बीलॉ की बहुत सारी बातें करें, हम अपने बीलॉ के ग्रुप में आएंगे, बाकी सबसे साइड पर हो जाएंगे और उसमें बीलॉ के अंदर ये सारी बातें करते रहेंगे। तो जिस दिन जो पढ़ेंगे उसकी सॉफ्ट कॉपी आप लोगों के पास पहुँच जाएगी। गूगल ड्राइव का लिंक भी होगा, उसमें फोल्डर बने हुए होंगे, डिवाइस लेक्चर उसमें जा भी रहे होंगे। तो इस वक्त फोकस करना है समझने पे, डाटा आपको ये सारा मिल जाएगा। 25% से 30% की जो ग्रिड थी उसमें 26, 29.5, 29.5, 31, 31, यानी 25 से 30% में वो ऑन एवरेज 30% के करीब है, 20 से 25 वाले में 25 के करीब है। यानी इसका मतलब है उन्होंने राइट वाली चीज़ को ज़्यादा सीरियस ले लिया है। इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट टैक्स से वो तकरीबन 54-55% पेपर बना रहा है। फिर अगर अदर लॉस को तोड़ दें, पार्टनरशिप से 20%, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से ऑन एवरेज 8%, उसमें प्लस माइनस है, और जो बाकी की 3 चैप्टर्स हैं उनसे ऑन एवरेज 13%। तो टिपिकली हमने देखा है कि 12, 13, 12, 14 इस तरह से करके वो 12, 13 नंबर के सवाल जो है उन 3 चैप्टर से मिला के पूछ रहे होते हैं, और इधर इन दो में से कभी किसी एक और दोनों की मिक्सिंग से वो 8, 7, 9 नंबर के सवाल यहाँ से बना लेते हैं। और फिर अगेन इधर भी पार्टनरशिप उनको काफ़ी पसंद है और ऑन एवरेज 20% है। रिसेंट डेटा में तो 26.5 पे चला गया था। बात समझ आई? जब ये सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि हर ग्रेड में कोई ऐसी चीज़ है जो बाकियों से मुनफरिद है। जैसे कि देखिए ये 11% अपने अंदर ये अलग से खेलता नज़र आ रहा है, ये 11% अलग से फील हो रहा है, ये 10-9% अलग से नज़र आ रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से एनालाइज करें तो हमारे पास सुपर इंपॉर्टेंट 6 चैप्टर सामने आते हैं। ये 6 चैप्टर्स जिनके ऊपर ज़ीरो कंप्रोमाइज़ होना चाहिए और जिनको हमने बहुत ही शानदार तरीके से तैयार करना है। 55% ऑफ द पेपर, आधे से ज़्यादा पेपर 6 चैप्टर्स में से आ रहा है। चैप्टर 7, 4, 12, 13, 6, 14 डिसेंडिंग परसेंटेज के हिसाब से इसको इस तरह से दिखाया हुआ है। तो जब भी हमने तैयारी करनी है हमें पता होना चाहिए कि इन 6 चैप्टर्स में तो हल्की सी भी डंडी नहीं मारनी। जैसे होता है ना, कुछ चैप्टर थोड़े से कमज़ोर हैं, कुछ अच्छे हैं, इनमें हमने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। फिर हमारे पास एक सेकंड जोन आएगा मॉडरेटली इंपॉर्टेंट 30%, और तीसरा जोन आएगा स्लाइटली लेस इंपॉर्टेंट। मैंने इंपॉर्टेंट का वर्ड हर जगह इस्तेमाल किया है क्योंकि इंपॉर्टेंट तो पूरा सिलेबस है, कुछ थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ कम है। तो हम ये नहीं कह रहे कि हम सिलेक्टिव स्टडी करें, हम ये कह रहे हैं हम फोकस स्टडी करें। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा काम किया जाए। डन? तो ये 3 तरह से कैटेगरीज बनी हुई हैं। पेपर का पैटर्न 15% MCQ, 85% सब्जेक्टिव। ये नीचे वाली बात पहले आई क्या बताता था, अब उन्होंने एक्सप्रेसली नहीं बताई, लेकिन समहाउ वो उसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं जो 85% सब्जेक्टिव टाइप है इसमें 40% नॉलेज बेस्ड होगा और 60% एप्लीकेशन बेस्ड होगा। नॉलेज बेस्ड जिसको सादा ज़बान में एक स्टूडेंट की ज़बान में कहते हैं रट्टे वाले सवाल, और एप्लीकेशन बेस्ड जिसके एक स्टूडेंट की ज़बान में कहते हैं लॉजिकल सवाल या अजीब से सवाल। जो बेस्ड सवाल हैं वो कहते हैं हम 60% पूछेंगे, और जो क्रैमिंग बेस्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल हैं वो 40% 85% में से, और 15% MCQs। और MCQs में भी अब उसने इसी तरह की मिक्सिंग कर दी है, अच्छे खासे सिनेरियोज उसमें भी होता है। तो ये पेपर का पैटर्न है, मेरे ख्याल में ये तो सब लोगों को अच्छी तरह से पता है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ICAP के एग्ज़ाम को कैसे डील करना है। अब ये एक चैलेंज होता है, काफ़ी बड़ा चैलेंज होता है कि जब हम बीलॉ को तैयार कर रहे होते हैं तो चूँकि हमें लिखने की आदत नहीं होती, हमने FSC तक लिखा होता है, जो रटा है पेपर में वही आएगा। फिर वहाँ MCQs भी अच्छे खासे होते हैं। फिर जब PRC में आते हैं उधर भी MCQs होते हैं। तो वेरी फर्स्ट टाइम जब हम राइटिंग वाला पेपर देने जा रहे हैं, मैं मुखातिब हूँ उन लोगों से जो वेरी फर्स्ट टाइम बीलॉ में अपीयर होने जा रहे हैं। जो वेरी फर्स्ट टाइम बीलॉ में अपीयर होने जा रहे हैं उनको ये बताना बड़ा ज़रूरी है। ये 1-3 जज़ाकल्लाह, कल खातून जगह चेंज कर लेंगे लेकिन यकीन माने आप इस वक्त में ना काफ़ी सवाब कमा रही हैं, अगर आप इसको सवाब समझती हैं तो ठीक है जी। तो
जो वेरी फर्स्ट टाइम बीलॉ दे रहे हैं, जिन्होंने एक दो दफ़ा ICAP की शक्ल देखी हुई है, उनसे मेरा इस वक्त कलाम नहीं है। हमारे पेपर ई-मार्किंग से चेक होते हैं। ई-मार्किंग का मतलब ये है कि हमारे पेपर फिज़िकली एग्जामिनर के हाथ में चेक होने के लिए नहीं जाते, स्कैन फॉर्म में जाते हैं। हमने लाहौर में पेपर दिए, हमारे सारे पेपर उन्होंने उठा के स्कैन करने हैं, सॉफ्टवेयर में डालने हैं, और कराची में बैठे एग्जामिनर ने सामने स्क्रीन के ऊपर आपके सॉफ्ट कागज़ों पे चेक करना है। ई-मार्किंग इज़ नॉट कि कंप्यूटर हमारा पेपर चेक कर रहा है, इंसान पेपर चेक कर रहे हैं, लेकिन वो कर ऑन स्क्रीन रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने उस झंझट से बचना है कि आपका एक पूरा पलंदा उठाया पर्चे का और उसके अंदर से सवाल ढूंढते रहे, उसको चेक करते रहे, फिर पेज मोड़ के चेक कर रहे हैं, फिर उसे यूँ घुमाया हुआ है, टेढ़ा करके चेक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, उनके सामने JPGs या यूँ समझें कि आपके थंबनेल्स जाते हैं पेपर के। तो ऐसे में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ई-मार्किंग की कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन याद रखी जाएँ। सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात आपको कई दफ़ा बताई गई होगी, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ ज़रूरी, ब्लैक कलर से लिखना है, किसी और कलर से नहीं लिखना। ब्लैक कलर के अलावा किसी और कलर से लिखा, बहुत मूड में हुए तो चेक कर देंगे, अदरवाइज बड़े आराम से आपको स्टेरिक या क्यू ग्रेड लगा के आपका रिजल्ट देते हैं, और आप फिर बाद में पूछें कि ये इसका क्या मतलब है, तो कहेंगे जी आपने ब्लैक कलर से सॉल्व नहीं किया था। तो एक तो ब्लैक कलर यूज़ करना है। दूसरा, हर पेज के टॉप पे 3 खाने बने हुए होंगे जहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर लिखना है। जो भी सवाल आप कर रहे हैं आपने टॉप पे क्वेश्चन नंबर लिखना है। अगर आप एक सवाल के 3 पार्ट्स हैं तो आपने हर पार्ट अलग अलग पेज पे करना है, और हर पेज के ऊपर उसका टाइटल लिखना है कि क्वेश्चन 8A है, क्वेश्चन 8B है, क्वेश्चन 8C है। ब्लैक कलर का मतलब है कि आप ब्लैक बॉल पेन यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक पेन, जो फाउंटेन पेन, ये जो रेगुलर पेन वगैरह कुछ लोग साफ लिखाई के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। बारीक पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं, मार्कर यूज़ कर सकते हैं, बट जेल पेन इस्तेमाल नहीं कर सकते। जेल पेन एक ख़ास किस्म का पॉइंटर होता है जो जब आप लिख रहे होते हैं तो थोड़ा मोटा लिख रहा होता है, उसकी इंक फैल रही होती है, वो स्पेसिफिकली मना है। तो बारीक निब वाला पॉइंटर, बॉल पेन किसी भी किस्म का, पेन किसी भी किस्म का, मार्कर किसी भी किस्म का, बस रंग इन सब के ब्लैक होने चाहिए। मार्कर इस्तेमाल करना अलाउड है या नहीं है, मना नहीं है और पसंद भी नहीं है। सर जेल बॉल पेन जो होती है वो जी, अब अगेन जेल बॉल पॉइंट आपने सिर्फ निशानी मैंने आपको बता दी, जिसको लिखें और वो फैल जाए, या आप लिख रहे हो और वो थोड़ा थोड़ा सा मोटा होता जा रहा हो जो लिखाई है, तो उसमें गुमान ये होता है कि आपकी स्कैनिंग अच्छी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने एक पेज पे सामने लिखा है, फिर पीछे भी लिखा, तो जब आपका स्कैन इमेज जाएगा ना, तो वो पीछे वाले का आगे वाली साइड पे रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, जिसके लिए उन्हें चेक करते हुए मुश्किल होगी। हो सकता है रिफ्लेक्शन कम, हो सकता है ज़्यादा हो, ये किस्मत पे डिपेंड करता है। तो हम लड़ें क्यों किस्मत से? मैं क्यों मोटरवे के दरमियान में जाके खड़ा हो जाऊँ और किस्मत चेक करूँ कि गाड़ी मुझे टकराती है नहीं टकराती? जब मुझे थोड़ा अंदाज़ा है कि ये ख़तरनाक काम है, तो मैं अपनी किस्मत थोड़ा साइड पे खड़े होकर चेक कर लूँ। जिसने आनी है मौत, वो तो साइड पे खड़े हुए भी आ जानी है। लेकिन एक ये है कि मैं खुद छलांग मार दूँ और फिर चेक करूँ कि किस्मत जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेरिएबल है या बंदे की अपनी मुशक्क़त ज़्यादा। तो अगर हो सके आदत बेहतर कर सकें और ऐसे बॉल पॉइंट्स या इस तरह की चीज़ की तरफ आएँ जो ज़्यादा ना फैलें। और अगर आप फिर भी आदत नहीं चेंज कर सकते तो फिर पेपर देते साथ ही घर आके 2 नवाफिल अदा करने और अल्लाह से दुआ करनी है कि या अल्लाह एग्जामिनर को सब सही नज़र आ जाए। दुआएं कबूल हो जाती हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को बदल लें या कोशिश कर लें तो शायद वो भी ज़रा एक अच्छा तरीका है। तो एक तो ये, फिर हर पेज पे एक नीचे बारकोड लगा हुआ होगा। और जब भी पेपर में एक सवाल हमारे जहन में नहीं आ रहा होता या याददाश्त का मसला होता है, तो अब क्या करते हैं, हम अपने आसपास की इनकम्प्लीट चीज़ों को कंप्लीट करना शुरू कर देते हैं। वो जो बारकोड वाली जगह है ना, उसमें खाली जगह आ रही होती हैं, एक स्टूडेंट को खामखा ऑफेंड कर रही होती हैं वो। अब वो कागज़ पे वेला बैठा और हाथ में बॉल पेन पकड़ा हुआ है और कुछ सोच रहा है। तो ऐसे में नक्शकारी के लिए सबसे ज़्यादा मज़े का दिल करता है कि वो बारकोड के ऊपर उसको फिल कर दे ताकि वो एंड पे पूरा डब्बा नज़र आए, अच्छा सा लगता है। आपका वो सफ़ा चेक नहीं होगा क्योंकि उसका बारकोड जब उसे स्कैन नहीं करेगा तो वो कागज़ आगे ट्रांसमिट ही नहीं होगा। तो बारकोड के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, उसको आप लोगों ने बिल्कुल भी वो इस तरह से नहीं करना। तो ये उन लोगों के लिए जो पहली दफ़ा पेपर दे रहे हैं, और उनके लिए भी जिन्होंने इससे पिछली दफ़ा पेपर दिया उन्हें पता ही नहीं था कि उन्होंने ऐसा क्या किया है, जो रिज़ल्ट आने के बाद कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला। तो वो शायद कुछ ऐसी वजूहात होती हैं जो हमें नहीं पता लगता और वो कहीं ना कहीं इन सारे चीज़ों को इम्पेक्ट कर रहे होते हैं। तो क्या ये ओवरऑल बात समझ आई? अब पेपर में होते हैं 3 तरह के सवाल।
अब अगेन 1-3 हमें इकट्ठे करने पड़ेंगे। जज़ाकल्लाह। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को हमने पेपर में किस तरह से डील करना है। हमने कहा है नॉलेज बेस्ड होते हैं और एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, नॉलेज बेस्ड, लॉजिकल और ये दरमियान वाला। जो दिखता ऐसा है होता ऐसा है, दिखता इस जैसा है बट असल में होता उस जैसा है। पूछा रट्टा होता है लेकिन घुमा के पूछा होता है। ऐसा लग रहा होता है कोई कुछ सिनेरियो, लेकिन अल्टीमेटली जो जवाब होता है वो क्रैमिंग बेस्ड जवाब होता है। जो नॉलेज बेस्ड है वो सीधा सीधा रट्टे वाला सवाल है। जो लॉजिकल है वो प्रॉपर वाकई लॉजिकल है, लेकिन ये सीम्स लॉजिकल, दिखता लॉजिकल है, देखने में लॉजिकल लग रहा होता है। तो ऐसे में मैं बेसिक कैटेगरीज आपको यहाँ बताऊंगा, लेकिन सर उसामा बाद में ड्राफ्टिंग के वक्त आपको सवाल बाय सवाल बता रहे होंगे कि देखो ये टाइप 1 सवाल लग रहा है, ये टाइप 2 सवाल लग रहा है, टाइप 3 सवाल लग रहा है, तो ये टाइप 1, 2 और 3 अब इन सबको कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि एक प्रॉब्लम ये है कि मैंने आपको कहा कि एफएससी में आपने रटे रटाए सवाल किए पेपर में और पीआरसी में की एमसीक्यूज। अब आप पहली दफ़ा जब ऐसा पेपर देने जा रहे हैं जिसमें आपको खुद से लिखना है, तो बहुत सारे लोग बड़ी अच्छी याददाश्त होने के बावजूद भी पेपर में प्रेजेंट नहीं कर पाते अपने आप को अच्छा। तो यहाँ पे हमने देखना है कि पेपर में आप अपने आप को प्रेजेंट किस तरह से करें। तो 3 तरह के सवाल हैं। एक टिपिकल बीलॉ के पेपर में 23-24 पार्ट्स होते हैं एंड दिस इज़ वेरी इजी कि हर पार्ट में एक नंबर एम ही मिस हो जाता है हमसे थोड़ी सी गैर एहतियाती की वजह से, और आपके पास मार्जिन इतना है ही नहीं। अगर एक बच्चा 42 पे फेल हुआ है तो जो पास होने वाला है वो 70 पे पास नहीं हुआ हुआ, वो 52-53 पे पास हुआ हुआ है। तो पास और फेल में 10 नंबर का फ़र्क है। तो 24 पार्ट्स का मतलब है कि तकरीबन हर 2-2.5 पार्ट्स के बाद 1 नंबर मिस हुआ होगा उस बच्चे का। तो हर सवाल का आधा नंबर भी इतना अहम है कि 24 पार्ट्स में आपके 12 नंबर बन जाते हैं। तो अगर हम थोड़ी सी एहतियात कर लें, हमें आता सारा है, सवाल देखते साथ ही जज्बाती हो गया, अरे इसका जवाब पता है, फ़ौरन से लिख दिया, पता लगा 3 में से 1 नंबर मिला। उन्होंने कहा ये सिचुएशन है, ऐसे 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 करके बताओ क्या जवाब है। आपने कहा हाँ बिल्कुल सही है, वैलिड है। उसे बताओ वैलिड क्यों है, रीज़न देनी है। तो उसमें इन तीनों को सॉल्व करने का अलग अलग तरीका है। सबसे पहला है स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, नॉलेज बेस्ड सवाल। रिटेंशन रिक्वायर्ड है, इसकी जो स्किल पीछे आपको चाहिए वो है रट्टा। अनफॉर्चुनेटली ये बुरा लगता है कि इतने सीनियर बच्चों को कहा जाए कि रट्टा ज़रूरी है, लेकिन चूंकि लॉ है और लॉ में याददाश्त काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है, तो ये क्रैमिंग बेस्ड सवाल है। आपने अपने नॉलेज बेस से आंसर करना है, कोई स्पेसिफिक पैटर्न रिक्वायर्ड नहीं है। इसका सवाल देखने में तकरीबन इस तरह का होता है, 1 लाइन, 1.5 लाइन, 2 लाइन, जिसमें सीधी सीधी सी बात होती है, ना किसी किरदार का जिक्र होता है, ना ये होता है कि अल्फा एसोसिएट ऐसा करना चाहते हैं, ना ये लिखा होता है कि माजिद ने आबिद को ऐसे कहा या फलाना। वो कहते हैं लिस्ट डाउन दिस, एक्सप्लेन दिस, डिफाइन दिस, एलेबोरेट दिस। कुछ भी सीधा सीधा सा सवाल होता है बगैर किसी किरदार के। बेस्ट निशानी है कि इसमें कोई इंसान, कंपनी, इदारा इस तरह से नहीं होता। सीधा सवाल, सीधा जवाब। उन्होंने आपको सीधा मुंह पे दे के सवाल मारा, ना कोई शुरू में आपका लिहाज किया, ना कोई सियाको सबाब बनाया, ना एक कंपनी के बारे में बताया, ना कुछ इंसानों के बारे में बताया, ना कोई सिचुएशन बताई। उन्होंने कहा बताओ क्या होता है, आपने भी बस बता देना है। इवन ये दोबारा रिपीट करने की भी ज़रूरत नहीं कि आप बता क्या रहे हैं, क्योंकि सवाल तो उन्होंने पूछा है, तो आपको हेडिंग देने की भी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा हाउ एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स आप प्रपोजल स्टैंड रिवोक्ड, आपने नीचे प्रपोजल कैसे रिवोक होता है वो लिख दिया। तो सीधा सवाल, सीधा जवाब। इसमें कोई पैटर्न नहीं चाहिए, कोई आपको स्टार्टिंग नहीं चाहिए, कोई इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए। सवाल है, आपने सीधा सीधा उसको जवाब दे दिया है। ये बात समझ आई? देन आपके पास आता है सीम्स लॉजिकल। कम्प्लेक्स सिचुएशन होती है लेकिन रिक्वायरमेंट स्ट्रेट होती है। स्टेप 1, आपने एक सिंपल रेफरेंस देना है उस क्वेश्चन का और देन कॉपी पेस्ट कर देना है वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन से उस सिंपल रेफरेंस को। ये जो टाइप 2 सवाल है ये सबसे कम होते हैं यहाँ पे, लेकिन जब आते हैं तो इसको आंसर करने का एक तरीका होता है कि आपने करना तो वही है जो आपने नॉलेज बेस के साथ किया। रिटेंशन रिक्वायर्ड, कॉपी पेस्ट फ्रॉम योर नॉलेज बेस। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, हाउ एंड ऑन व्हाट ग्राउंड द प्रपोजल स्टैंड रिवोक्ड। और आपको पता है 6-7 लाइनें कि जो 6-7 लाइनों में लिखा हुआ है कि प्रपोजल कैसे रिवोक होता है। जो आज वेरी फर्स्ट टाइम बी लॉ पढ़े हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एग्जैक्टली कल ही ये तीनों आंसर हमें समझ आ जाएंगे। मैंने पहली स्लाइड पे इसलिए वो वाले लिखे हैं जो अभी हमारे करंट उससे आंसरेबल हैं, जो बिल्कुल एक आध दिन में आपको ये समझ आ जाएगा कि ये क्या सवाल है। तो सीधा सवाल ये था कि बताओ प्रपोजल कैसे रिवोक होता है, जवाब था वो 6-7 लाइनें। जब वो सवाल इधर पूछेंगे तो वो क्या करेंगे, वो कहेंगे जी एक बंदा है अब्दुल मजीद गयूर,
वो जो है वो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स करता रहता है और उसने जो है वो बहुत सारे लोगों के साथ बेतहाशा कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं। आप चूँकि बिजनेस लॉ के एक्सपर्ट हैं, वो आपके पास आया है, आपसे वो मशवरा लेना चाह रहा है। वो ये कह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें मैं वो प्रपोजल देता हूँ, जिसमें मैं ऑफ़र देता हूँ, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती कि ऐसी क्या सिचुएशन है जिसकी वजह से प्रपोजल रिवोक हो जाता है। तो यू आर रिक्वायर्ड टू गाइड मिस्टर, वो जो कौन थे, अब्दुल मजीद गयूर। तो यू आर रिक्वायर्ड टू गाइड मिस्टर अब्दुल मजीद गयूर अबाउट हाउ एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स प्रपोजल स्टैंड। पूरी कहानी बताई, एंड पे वही पूछा जो सीधी लाइन में पूछा जा सकता था। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको जवाब आता है, आपने क्या करना है, आंसर के ऊपर शुरू की 2-3 लाइनें छोड़ देनी है और नीचे अपना रटा रटाया जवाब लिख देना है जो आप टाइप 1 सवाल में लिखते हैं। आपने 6-7 लाइनें लिख दी। अब ऊपर आपने एक छोटा सा पैरा सजाना है, 1.5 लाइन, 2 लाइन, 2.5 लाइन या शायद 1 लाइन, जिसमें आपने सवाल से रेफरेंस पकड़ना है। सवाल के एंड पे लिखा था कि गाइड मिस्टर अब्दुल मजीद गयूर हाउ एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स प्रपोजल स्टैंड रिवोक्ड। तो आप कहेंगे वी शैल गाइड अब्दुल मजीद गयूर दैट फॉलोइंग आर द ग्राउंड्स ऑन विच प्रपोजल स्टैंड रिवोक्ड। सवाल के अंदर से ही आपको लिखाई मिल जाएगी। जो आखिरी लाइन होगी ना रिक्वायरमेंट की, उसी को थोड़ा सा मोल्ड कर देना है, थोड़ी सी इंग्लिश इस्तेमाल करनी है, अपनी ज़ाती इंग्लिश को महफूज रखना है टाइप 3 सवालों के लिए। मार्किंग स्कीम आईकैप देता है, हर सॉल्यूशन के साथ मार्किंग स्कीम पिछले काफ़ी अटैम्प्ट से आ रही है, जिसमें उन्होंने बाकायदा बताया होता है किस चीज़ के कितने नंबर हैं। इस तरह के सवाल में वो कहते हैं सिनेरियो से रिलेट करने का आधा नंबर 3-4 नंबर के सवाल में, और अगर 5-6 नंबर का सवाल हो कहते हैं 1 नंबर सिनेरियो से रिलेट करने का। पूछा रट्टा है उन्होंने, तो रट्टा तो आपने लिख दिया है, लेकिन वो उन्होंने 1 या आधा नंबर रखा है सिर्फ इस बात का कि आप उसको रिलेट करें। वो कहेंगे यार हम इतनी ज़्यादा हमने ड्रामेबाजी की, हमने इतनी फनकारी की और तुमने आगे सीधा सीधा रटा रटाया जवाब लिख दिया, को थोड़ा सा एहतराम तो करो हमारी जिद्दोजहद का। तो आप कहेंगे ठीक है जी, मैं आपका ख्याल करता हूँ, इखलाकी तौर पे आपने बड़ी मेहनत की, तो आपने जो सिनेरियो पूछा उसमें आपके मिस्टर अब्दुल मजीद को मैं ये अपना रटा हुआ जवाब बताऊंगा। तो उसका एक स्टार्ट ज़रूर देना है। इसमें मेरे पास एक सैम्पल क्वेश्चन है, लेकिन ये आप में से अक्सर को नहीं समझ आएगा। चैप्टर 6-7 लेवल का सवाल है कि एक कंपनी होती है, वो सप्लाई कर रही होती है बिल्डिंग मटेरियल एक और कंपनी को, इससे 10 सितंबर को एक कंस्ट्रक्शन के लिए, और उसके बाद जो है वो ड्यू डेट पे वो अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर पाती। अगर रट्टे वाला सवाल हो ना कि कोई कंपनी ड्यू डेट पे अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल ना करे तो क्या होगा, तो उसका 3 लाइनों में जवाब होता है कि पहले ऐसे, ऐसे और ऐसे। अब उन्होंने ये पूछ लिया, आपको जवाब पता है, लेकिन चूंकि सिनेरियो है तो उन्होंने कहा एक्सप्लेन द राइट्स अवेलेबल टू केसी अंडर द अबव सिचुएशन, एज्यूम टाइम वाज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब जिनको पूरा का बिजनेस लॉ पढ़ा उन्हें अंदाजा है, तो फिर क्या होगा कि हम पहले स्टार्टिंग देंगे, टाइम बीइंग एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉलोइंग वुड बी द राइट्स ऑफ ख्वाजा कॉन्ट्रैक्टर अंडर द, पीछे क्या था, अंडर प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन द राइट्स अवेलेबल टू केसी अंडर द, तो आपने कहा फॉलोइंग आर द राइट्स अवेलेबल टू केसी अंडर द अबव सिचुएशन, और फिर नीचे अपने नॉलेज बेस से वो सारी बातें लिख देनी है और उसमें केसी को फिट कर देना है। आपने ओरिजिनल जहाँ पढ़ा होगा वहाँ लिखा होगा प्रोमिजी ऐसे कर सकता है, प्रोमिजी ऐसे कर सकता है, तो अब आपने प्रोमिजी के बजाय जो है मिस्टर केसी को बीच में फिट कर देना है। तो अगेन ये सवाल थोड़ा सा एडवांस है, ये इस सवाल को देख के अभी नहीं समझ आएगा क्योंकि ये अभी चैप्टर 6-7 आने में हमें टाइम है, इसीलिए मैंने एक एग्जांपल दे दी थी उस तरह के सवाल की, और कहीं ना कहीं बीच में मैं एक आध और एग्जांपल भी दे रहूँगा। फिर आता है तीसरा सवाल। इस सवाल की निशानी ये होती है कि आपसे ओपिनियन मांग रहे होते हैं, सजेशन मांग रहे होते हैं, आप बताओ सही है या नहीं, आप बताओ वैलिड है या नहीं, आप बताओ ठीक किया या नहीं किया, आप बताओ ऐसा होना चाहिए या नहीं, क्या हम इस बात को माने या ना माने। तो ये बेसिकली लॉजिकल सवाल होता है। इसमें आपने आंसर 3 फेजेस में देना है। सबसे पहले बताना है प्रोविजन ऑफ द लॉ। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक जगह, मैं जस्ट समझाने के लिए आपको बता दूं, अगर एक रूल हो कि ऑफ़र तब वैलिड है जब ऑफ़र देने वाले ने लिख के ऑफ़र दी और अगले ने पढ़ ली हो। फ़र्ज़ करें एक रूल हो, अभी हमने बी लॉ शुरू नहीं किया तो मैं एक स्लैंग एग्जांपल ले रहा हूँ। अब पेपर में सवाल आ जाए कि एक बंदे ने दूसरे को ख़त भेजा, अभी ख़त रास्ते में है, बताओ कि ऑफ़र वैलिड हो गई। आपने फ़ौरन से कहता है नो और आगे चल पड़ना है, 0 नंबर मिलना है। आई के अपने एग्जामिनर कमेंट में कहा कि अगर हम एक लॉजिकल सवाल पूछें उसका जवाब येस या नो बनता है और बच्चा एग्जैक्टली येस या नो लिख दे और उसका जवाब भी सही हो, हम उसे 0 नंबर देंगे। तो मैं ये कमेंट पढ़ के ना एक दफ़ा मैंने कहा है मैंने गलत पढ़ लिया, शायद दोबारा पढ़ा तो यही जुमला लिखा था, नीचे लिखा था इसलिए 0 देंगे कि उसने लॉजिकली समझाया ही नहीं कि येस या नो तक कैसे पहुँचा।
तो ये एक तुक्का कंसिडर होगा, येस या नो, क्योंकि जो एक ओपिनियन है ना, बताओ सही है या नहीं, तो उसके दो ही जवाब हो सकते हैं, या सही है गलत है, 50% चांस है। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई हमें चाहिए, तो उन्होंने कम से कम 5 से 6 अलग अलग इम्तिहानों में एग्जामिनर कमेंट में रोते हुए कहा कि सिनेरियो बेस्ड सवालों को बच्चे 3 हिस्सों में क्यों नहीं तोड़ते। वो 3 हिस्से क्या हैं? पहला हिस्सा कानून बताएं, आपके अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर एक ऑफर राइटिंग में है और दूसरे तक पहुंची और उसने पढ़ी तो वैलिड होगी, ये एग्जांपल थी। सेकंड, सिनेरियो को डिस्कस करें। आप कहें इस सिनेरियो में वो जो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ख़त भेजा है वो ख़त अभी रास्ते में है। ऊपर आपने क्या कहा है, जब वो राइटिंग वाली चीज़ पहुंची और पढ़ ली जाएगी तो ऑफर वैलिड होगी, और सेकंड में आपने क्या कहा है, वो जो ख़त भेजा है वो रास्ते में है। तीसरा रिकमेंडेशन, देयरफॉर ये वैलिड ऑफर नहीं है। जी जी, ये रिकमेंडेशन भी सवाल में से मिलेगी, क्योंकि सवाल की आखिरी लाइन ने कहा होगा बताओ ये वैलिड है या नहीं, आपने वही उसके जुमले उठाने हैं और वैलिड है या नहीं है बस उसको घुमा के लिख देना है। अपनी इंग्लिश महफूज रखनी है, और जो रटे वाला है यहाँ भी अपनी इंग्लिश नहीं चाहिए, रटे वाली चाहिए। तो कहाँ इंग्लिश चाहिए? यहाँ पे उन्हें मत पता लगने दें कि आपकी इंग्लिश फारेग है। छोटे छोटे जुमले बनाएं, बुलेट्स बना दें। इन दिस सिचुएशन उसने ख़त भेजा है, उसने ख़त नहीं पढ़ा, उस तक ख़त नहीं पहुंचा, छोटे छोटे इसमें आपने उसका पोस्टमार्टम कर दिया उस सिचुएशन का, 2-3 जुमलों में उसे बता दिया कि क्या हो रहा है। पहले कानून बता दिया, फिर बताया सिचुएशन में क्या हो रहा है, और एंड पे हाँ या ना में जवाब दे दिया सवाल की वर्डिंग के हिसाब से। भाई कुछ कहना चाहते हैं? सर जो क्वेश्चन की वर्डिंग होती है उसमें एज इट इज लिख सकते हैं आंसर में? जी, क्या क्वेश्चन की वर्डिंग एज इट इज़ आंसर में दोबारा लिखें? क्यों लिखें? टाइम नहीं प्यारा हमें डिस्कशन करके एक आधी लाइन। हाँ, वो एक आधी लाइन यहाँ लिखें रिकमेंडेशन के वक्त, और पूरा सवाल नहीं, आपने सिर्फ उसका जो एंड वाला पॉइंट है, सिर्फ एंड पे जो रिक्वायरमेंट वाली चीज़ है वो रिप्रोड्यूस करनी है। कुछ बच्चों को आदत होती है वो सवाल रिप्रोड्यूस करते हैं पेपर में, आई कैप में ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता। अगर आप पहली दफ़ा आई कैप का एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ बोर्ड वाला चक्कर नहीं है, जो जितना ज़्यादा पेजेस तक फैलाएगा, जो जितनी ज़्यादा हेडिंग्स देगा उसको नंबर मिलेगा। यहाँ टू द पॉइंट सही बात आपने लिखी है तो ठीक है। हाँ, ये टाइप 1 सवाल है, उसमें समटाइम क्या होता है कि उन्होंने कहा प्रपोजल कैसे रिवोक होता है। अब आपको पता है वहाँ 7 लाइनें हैं, नंबर देखिए 4, आपने सोचा 4 नंबर है तो मैं क्यों इतना टाइम वेस्ट करूँ, मैं 4 लाइनें लिख देता हूँ। अगर आपको 7 लाइनें आती हैं तो 7 लिख दें। ऊपर की 3 लाइनें लिखने पे आपको 1 मिनट भी नहीं लगना, लेकिन अगर उसकी वजह से एक आध नंबर ज़ाया होने का खदशा था तो वो कीमती चीज़ थी। तो क्रैमिंग वाले सवाल में मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर कम और ज़्यादा में डाउट हो तो हमेशा ज़्यादा लिखें। क्या ये बात समझ आ रही है? इसकी भी एक केस स्टडी एग्जांपल है, जस्ट वो ये स्टेप समझाने के लिए। मिस्टर सिब्बी रोट अ लेटर टू मिस्टर कोयटा एंड ऑफर्ड हिम इन फॉलोइंग वर्ड्स। अब ये एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल भी चैप्टर 2 से ही रिलेट कर रही है, जो हमारा वेरी फर्स्ट चैप्टर है। तो मेरा ख्याल ये था कि अगर आज हमें ओरिएंटेशन में ज़्यादा टाइम लग गया तो मैं ये डिस्कशन कल लेक्चर के एंड पे कर रहूँगा। तो अभी हम इस सवाल को होल्ड भी कर सकते हैं कि कल जब हमने वो सिचुएशन समझी हुई होगी तो ये उसको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये नहीं, इसको आंसर करते हुए हमने यहाँ पर लॉ बताया है, यहाँ पे उस सिचुएशन के अंदर से थोड़ी सी डिस्कशन की और एंड पे जवाब दिया है, और जो जवाब दिया है ना वो सवाल में से निकाला है। As per requirement of Contract Act 1872, please specify any deficiency in above offer whether it can be graded a correct offer। और हम जब एंड तक पहुँचे तो हमें समझ आया कि ये सही नहीं है, तो हमने वहीं से उनके अल्फाज पकड़े, इट वुड नॉट बी ग्रेडेड एज अ। एग्जामिनर भी कहे कि बच्चा बड़ी इंग्लिश लगा रहा है, कागज़ पे क्या बात है, क्या इंग्लिश लिख दी। तो अपनी इंग्लिश की कोताहियों को महफूज रखना है, एग्जामिनर को नहीं पता लगने देना। ये छोटी सी बातें। ओवरऑल टिप्स की बात करते हैं, अगर 1 और 3 दोनों ऑन हो जाएं। जज़ाकल्लाह। क्या पेपर के प्रॉब्लम समझ आ रहे हैं? पेपर के प्रॉब्लम में हमने इसको आसान लिया था, ले लिया आसान, ठीक है। टाइम गुजर गया, 5वीं क्लास में आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, फिर पढ़ने में दिल ही नहीं लगता था। तो आप सोचते हैं अगर मैं उस वक्त पढ़ने वाला बच्चा होता तो आज मैं मेडिकल कॉलेज में बैठा होता या बैठी होती। तो क्या 5वीं दोबारा आ सकती है? अच्छा, सीए में बैठे बैठे ये सोचना कि मेरे साथ वाले इंजीनियरिंग में तो सेकेंड ईयर में पहुंच गए। क्या आप आज से 2 साल पीछे जाके, 1.5 साल पीछे जाके दोबारा से उस रूट में जा सकते हैं? नहीं। तो पीछे तो मुड़ के देखना ही नहीं है, देखना आ गया है। तो
आज मैं ये जम्पशन ले लेता हूँ कि पीछे पता नहीं आप अच्छे थे या नहीं थे, आप लोग ज़ीरो पे बैठे हैं और आज से हमने ऑनवर्ड सोचना है कि हमने पेपर पास करना है। अब सवाल ये कि क्या दिन काफ़ी हैं? 12 दिनों में से एक ओरिएंटेशन है जिसमें हमने पहले सब्जेक्ट को समझना है। सब्जेक्ट हमें समझ आ गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज़ मोर देन हाफ ऑफ द पेपर। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लॉ, हमारे पेपर में 10 लॉ हैं, उन 10 में से एक अकेला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जिसकी 55% वेटेज है। फिर तकरीबन 5-6% वेटेज है एक और लॉ की जिसको कहते हैं आईन पाकिस्तान। 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे सिलेबस में शामिल है। चैप्टर 1 के पीछे जो लॉ है वो 1973 का आईन है। फिर उसके बाद हमारे पास एक पार्टनरशिप का लॉ है, नेगोशिएबल का लॉ है और 6 और छोटे छोटे से लॉज हैं। तो वो 8 लॉ की जो मिला के वेटेज है वो 35-40 नंबर के करीब करीब औसतन आ रही है। उसमें भी पार्टनरशिप उनका सबसे ज़्यादा पसंद है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और पार्टनरशिप से पहली प्रेफरेंस होती है उनकी लॉजिकल सवाल की, और अगर लॉजिकल सवाल का कोटा पूरा हो जाए तो जो बाकी कोटा बच गया और नंबर अभी भी रहते हैं तो वो रट्टे वाला सवाल पूछ लेते हैं। लेकिन चैप्टर 1, चैप्टर 15, चैप्टर 16, 17, 18 इन 5 चैप्टर से आज तक लॉजिकल सवाल नहीं आया। आज तक 5 चैप्टर्स में से चैप्टर 1 और 15 से लेकर 18 तक, यानी कि जो लीगल सिस्टम है वहाँ से हमेशा रट्टे वाला सवाल, और चेक में से हमेशा रट्टे वाला सवाल, और उसके बाद वो जो 3 अदर लॉज वाले चैप्टर हैं जिसमें 6 लॉज हैं जिनमें ज़्यादातर डेफिनेशंस वगैरह ही पूछी हुई हैं, वहाँ से लॉजिकल सवाल नहीं आता। 14 इज़ अ मिक्सिंग, ज़्यादातर रट्टे वाला सवाल लेकिन कभी कभी लॉजिकल सवाल। तो पेपर तैयार करते हुए लॉजिकल अंदाज में जिन चैप्टर्स को पढ़ना है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और पार्टनरशिप है, जिसको समझना है बाद में याद करना है। और चैप्टर 1 हो गया या 15 से लेके 18 तक हो गया, उसे समझना सेकंड प्रेफरेंस है, रट्टा मारना फर्स्ट प्रेफरेंस है। क्योंकि उन्होंने क्या किया, इतने बड़े से लॉ के बीच बीच में से चंद चीज़ें दे दी हैं और आपस में कनेक्ट भी नहीं कर रही, तो समटाइम नहीं समझ आ रहा होता कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में ये 15 चीज़ें क्या हैं। अजीब अजीब से नाम होते हैं और आईकेएफ ने नहीं पूछना कि इस नाम की अंदर गहराई बताओ, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ डेफिनेशन बताई है। तो उस केस में हमने फिर लॉजिक को साइड पर रख देना होता है और उसको फिर क्रैम कर लेना होता है। तो अगर आप ओवरऑल टिप्स एंड टेक्निक्स में जैसे पूछें तो मैं 100% यकीनी तौर पे ये मानता हूँ कि जिन लोगों को क्रैमिंग नहीं करनी आती उन्हें लिख लेना चाहिए, उन्हें चैप्टर को दरमियान में लिख लेना चाहिए। अब इतना टाइम नहीं है। अगर आप मुझे सेशन के स्टार्ट में मिले होते या मिडवे भी कहीं मिले होते तो मैं आपसे कहता कि डेली का डेली आपने साथ साथ लिखना है। इस वक्त डेली आप लिखने बैठे तो मुश्किल में आ जाएंगे। हाँ, हर दिन जो चैप्टर ख़त्म हो आपने एंड पे एक दफ़ा कहना है कि सर ज़रा इसमें बता दें कि क्रैमिंग स्पेसिफिक कौन से पॉइंट ज़्यादा है। तो हो सकता है मैं आपसे कह दूँ भी चैप्टर 2 में से ये 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जो ज़रा जिसमें याददाश्त की ज़्यादा ज़रूरत है, तो कम से कम आप उतना तो लिख लें। एक दफ़ा जिसको लिखने वाली आदत पड़ जाए उसका फिर दिल करेगा कि वो सारी ही किताब को लिख ले। कोई इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, आप आज से भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन मैं ये अजम्पशन नहीं ले रहा कि आप अभी भी बहुत ज़्यादा सुधर गए हैं, क्योंकि ये इरादा आपके दिल में 2-3 दफ़ा आया है। जब आप क्लास में पढ़ने लगे तो आपने कहा मैं PRC वाली गलतियाँ रिपीट नहीं करूँगा। फिर जब रिज़ल्ट आया बाकी कैफ के स्टूडेंट्स का, आपका तो नहीं आया था, आपने देखा बड़े मायूस बैठे हैं। जिससे पूछा उसने कहा मैं पढ़ता नहीं था, बेवकूफ़ आदमी, मैं पढ़ूंगा। सेशन के दरमियान में पहुंचे, आपने कहा भी ईद करीब है, ईद के बाद पढ़ूंगा। ईद से वापस आए तो अगले दिन से पूछना शुरू हो गए 9-10 मुहर्रम की छुट्टियां कब आ रही हैं, चूँकि उसके बाद पढ़ना शुरू करना है। तो यकीन माने अब तक तो आपको 2 दफ़ा ख़त्म कर लेना चाहिए था सिलेबस। लेकिन अगर अभी तक आप इस उसमें हैं कि जी मैं आइंदा पढ़ूंगा, कभी ना कभी पढ़ूंगा, तो बस वो वक्त आ गया है। एक दिन आज का गुजर गया और आज घर जाके कोई काम नहीं है। अगले 11 दिन आप अगर साथ साथ चलते हैं, एक टिपिकल सवाल जो मेरे पास हमेशा मेल्स में, मैसेजेस में जगह जगह आता है कि जी अगर मैं आज से पढ़ना शुरू करूं तो क्या ये क्रैश कोर्स काफ़ी है? ये क्रैश अभी भी बड़े अच्छे टाइम पे हो रहा है। एक ज़माने में आईकेएफ में ये 5-6 को या 10-12 अगस्त के आसपास होता था, 5 दिन होता था। और जो उन 5 दिन में भी आके ऐसे ही जुमले कहते थे जी मैंने नहीं पढ़ा, तो मैं कहता था भाई ये 5 दिन साथ साथ पढ़ लो। और रिज़ल्ट के बाद उनमें से दर्जनों लोगों की मेल्स आती थी कि जी हमने रिज़ल्ट वो मतलब उस वक्त पढ़ना शुरू किया था और हमारा पेपर भी पास हो गया। तो तौबा का दरवाज़ा मुसलसल खुला है, लेकिन जब मौत हलक तक आ जाए तब बंद हो जाता है। तो इस वक्त भी दरवाज़ा खुला है, लेकिन अगर आज आप सुधर जाएं, मेरे ख्याल में 6 महीने तक सुधरे रहना मुश्किल है, लेकिन 11 दिन तक सुधरे रह सकते हैं। जो लोग बिल्कुल ज़ीरो पे बैठे हैं ना कि हमने सिर्फ क्रैश में ही तैयार करना है,
तो उनको मैं ये कहूँगा कि ठीक है जी, अगर आपने करना ही सिर्फ क्रैश में तैयार है तो इन 11 दिन किसी और सब्जेक्ट को हाथ मत लगाएं, और इन 11 दिन के अलावा बीलो को हाथ ही ना लगाएं। फिर इसे पेपर से पहले वो करें। आप इसे 3 अगस्त तक, पेपर हमारा 3 सितंबर को है, 31 का महीना है, पूरे महीने बल्कि महीना प्लस 1 डे पहले हम आज़ाद हो चुके होंगे। इन 11 दिन सिर्फ बीलो को टाइम देते हैं, उसके बाद आप बाकी सारे सब्जेक्ट को जितना मर्जी टाइम देना है देते रहें। पेपर 3 को है, आपने उससे पीछे 4-5 दिन पहले ब्रेक लगा देनी है और सिर्फ बीलो पे वापस आ जाना है। तो शायद इतना भी काफ़ी है। 2 अप्रोचेज़ होती हैं जब भी आप कभी भी नेट पे सर्च करें। अब मेरे पास मार्जिन है तो मैं ज़रा थोड़ा सा जो है ना, 2:30 बजे तक तो अब आप लोगों ने सोचा हुआ है कि आपने बैठना है। जब भी आप सर्च करेंगे ना टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज़, तो टाइम मैनेजमेंट की जो स्ट्रैटेजी दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर है वो फोकस की स्ट्रैटेजी है, टाइम सेगमेंट्स की स्ट्रैटेजी है। मैंने अगर एक किताब लिखनी है और मैं हर दिन अपनी टाइम में से को आधा घंटा निकाल के उस किताब को दूं और 6 महीने तक देता रहूं, तो शायद 6 महीने बाद किताब कंप्लीट हो जाए। मैं हर दिन उसे आधा घंटा दे रहा हूं। लेकिन अगर मैं 1 हफ़्ते के लिए लाहौर से चला जाऊं, किसी सहरा में चला जाऊं, एक रेस्ट हाउस में अपने आप को बंद कर लूं और 5 दिन तक सिर्फ किताब पे काम करूं, तो 5 दिन बाद किताब तैयार हुई हुई होगी। चूँकि मैंने सुबह शाम किताब पे काम किया होगा, मुझे ख्वाब भी उसी किताब के आए होंगे, मैंने सोचा भी उसे होगा, हर वक्त उस फ्रेमवर्क में होऊंगा। एक चैप्टर बैठा हूँगा तो दूसरे के चैप्टर को कनेक्ट कर रहूँगा। लेकिन हर दिन जब आधे घंटे के लिए मैं उस पर बैठता तो सोचता, अच्छा कल कहाँ काम छोड़ा था, अच्छा कल क्या सोच रहा था, अच्छा उससे आगे क्या करना है, अच्छा कौन सी चीज़ है, पता लगा जी 20 मिनट तो इसी में गुजर गए। तो एक स्टूडेंट क्या करता है, दिन के 4 सब्जेक्ट उठाता है या 3 सब्जेक्ट उठाता है और तीनों के साथ इंसाफ करने की कोशिश में अपने साथ नाइंसाफ़ी कर जाता है। आप FR1 की बिल्कुल ऐसे ज़बरदस्त पीक पे पहुंच गए, 2 सवाल किए, आपने कहा चस आ गई, 1 सवाल और कर लिया ना तो ये टॉपिक दफन हो जाएगा, टाइम देगा, ओ नहीं ये तो CMA का टाइम हो गया, उसको वहीं बंद किया और CMA उठा लिया। अब आधे घंटे तक तो दिमाग को FR1 से CMA पे लाते लग जाएगा और उसकी भी सवाल के दरमियान में होगा, उसका टाइम खत्म हो जाएगा। अगले दिन FR1 शुरू करेंगे तो जो तीसरा सवाल है वो उस लेवल पे नहीं होगा जो कल वाला लेवल चल रहा था। तो अगर आपने दिन में 3 सब्जेक्ट रखे ही ना होते, रखे ही 2 सब्जेक्ट होते और हर सब्जेक्ट को 5-5 घंटे इकट्ठे दे दिए होते, 4-4 घंटे दे दिए होते, तो आप फोकस स्ट्रेटेजी भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके 3 सब्जेक्ट हैं तो 11 दिन सिर्फ बीलो को दे दें। उसके बाद के आप 28 अगस्त 29 अगस्त तक 2 सब्जेक्ट डेली साथ करते रहें, उनको टाइम देते रहें और फिर दोबारा से बीलो को पूरा फोकस टाइम दे दें। तो टाइम मैनेजमेंट की सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है कि आप कम चीज़ें ज़्यादा टाइम दें तो वो हो जाता है। हम 6 महीने 5 महीने पढ़ते रहते हैं और हमारी उतनी लेवल की तैयारी नहीं होती जितनी 11-12 दिन के क्रैश कोर्स से हो जाती है। बीलो ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसके नाम पे ये 250 का हॉल भर जाए और हमको बहुत ज़्यादा इसको वो भी नहीं, बहुत ज़्यादा शोर शराबा उस तरह से भी नहीं है कि वो 25,000 दिनों से पोस्टें आ रही हों और उस तरह से करके। वो 2-3 दिन पहले हमने जो है पैगाम देना शुरू किया। हमारी अपनी क्लास का क्लैश है इस टाइम से। उस क्लास के भी कुछ बच्चे यहाँ बैठे हुए उदास होंगे, मेरे ख्याल में शायद बैठे ही ना हो। कोई है उस क्लास का जिसका क्लैश है? ये जो है ना, गिनती के 3-4 बच्चे आए हैं जिसमें ऑनलाइन फिज़िकल मिला के कुछ 400+ के करीब बच्चे थे, उनका क्लैश है और क्लैश के बावजूद भी ये हॉल भरा हुआ है। तो इस टाइम पे लोग इसलिए इसके नाम पे आ रहे हैं कि आपको शायद आपके किसी सीनियर ने बताया हो कि यार ये एंड पे ये जो क्रैश कोर्स वाले बाबा जी हैं ना, इनके पास चले जाओ, ये सब्जेक्ट तैयार करा देते हैं। मेरी अपनी क्लास के बच्चे कहते हैं कि सर क्रैश कोर्स में जो आप पढ़ा रहे हैं ना, वैसा तो रेगुलर सेशन में आपने पढ़ाया ही नहीं। जो पैसे लेके पढ़ाया वो हल्का पढ़ाया और जो बगैर पैसों के पढ़ाया वो अच्छा पढ़ाया। तो मैं उन्हें याद कराता हूँ कि दोस्त मैं हर दिन ही इतना जोश में था, लेकिन उस वक्त आप मूड में नहीं थे। ठीक है, मैं जो एक यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने रेगुलर क्लास में 3 एग्जांपल्स दी थी। इधर मैं टेस्ट फोल्डर में डाल रहा हूँ, उधर अगले दिन मैं टेस्ट के एक जुमले को डिस्कस कर रहा होता था क्लास में। एक जुमले की 15-15 दफ़ा ताकीद की है, लेकिन पॉइंट ये है कि उस वक्त मैं जोश में था, आवाम तो अपने सुकून से बैठी हुई थी। इस टाइम पे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मुझे आवाम सीरियस मिल जाती है, लोग सीरियस हुए हुए होते हैं। तो अगर आप सीरियस हैं तो घर जाके एक डायरी पे लिख लेंगे मैं सीरियस हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, और फिर डेली उसे जाके देखें कि आप वाकई ही सीरियस हो चुके हैं या हो चुकी हैं। ये बड़ा ज़रूरी है। हमारे पास अब वाकई टाइम नहीं है वेस्ट करने को। ये बात सुनते ही घर जाके आप लोगों ने 5 घंटे टिकटॉक पे लगाने हैं।
1 महीने के लिए ना थोड़ा सा सोशल मीडिया साइट पे कर दें, बहुत मज़ा आएगा, बड़ी अच्छी पढ़ाई होगी। कम से कम जो मेरा बीलो जब घर जाके तैयार करें ना, तो मोबाइल को चार्जिंग पे लगा दीजिएगा। और रिसर्चेज ये कहती हैं कि मोबाइल ऑफ होकर चार्ज हो तो जल्दी चार्ज होता है और बैटरी भी ज़्यादा देर पर होती है। तो दिन में जिस वक्त इसे चार्ज करना हो ना, उस वक्त इसे ऑफ़ कर दें और उस वक्त बीलो पढ़ लें। रिवर्स करते हैं, जिस वक्त बीलो पढ़ना हो उस वक्त इसे ऑफ़ कर दें और चार्जिंग पे लगा दें। कोशिश करें इसके करीब ना जाएं, आपको बरकत इतनी नज़र आएगी कि 1 घंटे बाद कहेंगे लो सर ने 1.25 घंटा तो क्लास में पढ़ाया, 1 घंटे से कम में मैंने रिवाइज़ कर लिया, सर से तेज़ तो मैं हो गया हूँ। तो एक दफ़ा कोशिश करें, एफ़र्ट करें, सब पॉसिबल है, बड़े आराम से हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ लिखने वाली स्किल इस वक्त हम नहीं अप्लाई कर सकते। जो लोग कुछ ना कुछ लिख चुके हैं वो कोशिश करें लिखने वाली आदत पूरा कर लें। बाकी लोगों को मैं साथ साथ बता दूंगा, या हर चैप्टर के एंड पे आपने पूछ लेना, मैं बता दूंगा कि ये इसमें वो रट्टे वाली चीज़ है, तो कम से कम जो रट्टे वाली चीज़ है वो लिख के कर लें, और बाकी चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने समझ लेना है कि आपको पता लग जाए कि क्या है और किस तरह से है। जी सवाल, बल्कि एक काम करते हैं ना, सवाल लेने से पहले मैं एक स्लाइड दिखा देता हूँ जिस पर लिखा है क्वेश्चन आंसर, ताकि सवाल उसमें काउंट हो जाए। जी क्या सवाल है? 2 सवाल है। एक ये सवाल है कि जैसे आपने कहा कि वो क्वेश्चन के आंसर में लॉजिकल सवाल के मतलब आंसर के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और जो सेकंड वाला पार्ट है डिस्कशन ऑफ मतलब सिनेरियो, ठीक है। इसमें आप पॉइंट्स बना सकते हैं। इसी तरह क्या हम ऐसे जब एक रटे वाला सवाल आता है जिसमें लिखा होता है डिफाइन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, उसके भी पॉइंट्स बना सकते हैं। जी अब अगेन अगर डेफिनेशन आ जाती है ना, तो डेफिनेशन में हम थोड़ा बाउंड हो जाते हैं, क्योंकि डेफिनेशन में हमें वही लिखना होता है जो किताब में है, बाकी हर जगह हम अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। तो अगर एक डेफिनेशन आपको आती है और आप उसे बुलेट्स बना के लिख दें और डेफिनेशन के सारे वेरिएबल्स पूरे हो जाएं तो ओके। मैं इसलिए इधर बुलेट्स का कह रहा था कि डेफिनेशन अगर आपने क्रैम की हुई है तो फिर तो आप किताब के अल्फाज में लिख देंगे। लेकिन हमको कंफ्यूजन हो रही है कि उसमें कोई मतलब इंग्लिश की कोई मिस्टेक ना हो जाए, लेकिन उसकी वो सारी जो टर्म्स है उसके सारे एसेंशियल्स पूरे हो। जी बिल्कुल, अब ऐसी है, अगर डेफिनेशन आप लिख रहे हैं और आपको 100% क्रैम नहीं है और आप अपनी तरफ से उसके एसेंशियल पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बस जहन में ये रखना है कि पर उसके 100% नंबर नहीं मिलेंगे, 1-1.5 नंबर कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि सिर्फ डेफिनेशन इज़ द ओनली थिंग जहाँ क्रैमिंग शदीद ज़रूरी है, जहाँ आपने एज इट इज़ लिखना है। वो स्पेसिफिक जार्गन्स होते हैं जिनके स्पेसिफिक मतलब हैं, लेकिन अगर नहीं आता आपको स्पेसिफिक रट्टा और नंबर कुछ ना कुछ लेने हैं तो आप अपने अल्फाज में बुलेट्स बना के लिख दें तो भी चल जाएगा। अगेन ये बुलेट्स बनाने का मैं किनको कह रहा हूँ? जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है। अगर एक स्टूडेंट कहे कि मैं पैराग्राफ में लिखता हूँ या लिखती हूँ और बड़ा ज़बरदस्त है, एक स्टूडेंट ए लेवल के बैकग्राउंड से है और उसको बड़ी अच्छी इंग्लिश की आदत है लिखने की, ड्राफ्टिंग की, तो उन लोगों के लिए बात नहीं हो रही है। 80 to 90% उन लोगों के लिए बात हो रही है जिनकी इंग्लिश राइटिंग थोड़ी सी कमज़ोर है। तो बुलेट्स में छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने से आप अपने ग्रामेटिकल और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस वाले मसलों से ज़रा बच जाते हैं। सवाल का दूसरा पार्ट क्या था? ये स्पॉटेड नहीं है ये वाला, मतलब ये जो भी आइडिया है कि बुलेट्स बनाना। हाँ, मतलब बुलेट्स बनाना वही बात है कि 80 to 90% लोगों के लिए रिकमेंडेड है, लेकिन जिसको उसके अलावा को और ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है वो उस तरह से कर सकता है। पर दूसरा सवाल ये है कि जब हम ज़्यादा मतलब पढ़ रहे हो, मतलब 3-4 घंटे के कंटिन्यूसली पढ़ रहे हो, फिर उसमें आप एग्जॉस्टेड हो रहे थे कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 3-4 घंटे से ज़्यादा अगर पढ़ रहे हो तो बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है। मैं ये चैलेंज करता हूँ कि नहीं कर पाते। मैं चैलेंज करता हूँ कि 3 घंटे से ज़्यादा पढ़ ही नहीं सकते, क्या है? आप पढ़ते ही नहीं हैं, नहीं पढ़ते। ये फीलिंग है कि हम पढ़ रहे हैं। अगर किताब सामने है और दिमाग में परेशानी है कि सीए क्या अभी भी अच्छी नौकरी कर सकता है, क्या एआई हमें खा तो नहीं जाएगा, क्या आर्टिकल्स मिल जाएंगे, तो पढ़ाई नहीं हो रही। ये थ्योरी का प्रॉब्लम है। तो एक छोटा सा मशवरा है थ्योरी का कि अगर आपको पढ़ते हुए परेशानी हो रही है और फोकस नहीं बन रहा, लिखना शुरू कर दें। क्योंकि अकाउंटिंग में आप लिख रहे होते हैं तो दिमाग लगा हुआ होता है कहीं ना कहीं। दूसरे सवाल का पार्ट 3। जी, लेकिन क्योंकि हमें मतलब ज़्यादा फॉर द होल मतलब 6 मंथ आदत नहीं होती पढ़ने की ज़्यादा टाइम की, जब हम पढ़ भी होते हैं तो आप वो फोकस नहीं रह पाता। आप बिल्कुल आपको फोकस आउट हो जाता है और फिर देर जाते कि आप कोई और मतलब एंटरटेनमेंट एक्टिविटी। एग्जैक्टली अभी थोड़ी देर पहले आप 3 घंटे के बाद फोकस आउट कर रही थी, आप आधे घंटे तक फ़ौरन से आ गई हैं। कहने का मतलब ये है, सच्ची बात बताऊं, बिल्कुल सच्ची ईमानदारी वाली बात। क्या मतलब कोई फोन यूज़ करना? जी मेरी बात सुन लें। डे 1 से लेके डे एंड तक, जिस दिन आपने सीए शुरू की और जिस दिन आप सीए ख़त्म करेंगे, किसी भी दिन 3 घंटे से ज़्यादा ऊपर पढ़ने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। 3 से 4 घंटे इज़ अ वेरी गुड एवरेज, जो आप हर दिन अगर वाकई ही पढ़ रहे हैं तो सीए हो जाता है। लेकिन जब सोचते हैं कि हमने 12 घंटे पढ़ना है तो 3-4 घंटे भी अच्छी पढ़ाई नहीं होती।
2 घंटे से ऊपर जाना शुरू कर देते हैं, टाइम रिवर्स चलना शुरू हो जाता है। अब जो पढ़ रहे हैं वो और दिमाग को खा रहा है, अगले सब्जेक्ट के भी ऊपर फोकस नहीं हो रहा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि बेस्ट है कि आप फोकस स्ट्रेटेजी कर ली कि इस वक्त सिर्फ बीलो पढ़ा। हम डेली जितना पढ़ रहे होंगे ना, घर जाके मेरा नहीं ख्याल आपको 3 घंटे लगेंगे, लग सकते ही नहीं 3 घंटे। हम जितना पढ़ेंगे घर जाके आप जो उसकी सिंगल रीडिंग देंगे ना, वो मुश्किल से होगी 50 मिनट 1 घंटे की। आप अगर डेली का लिखना भी शुरू कर देंगे ना, तो 3 घंटे ज़्यादा होते हैं और काम कम है। तो जहाँ आपको लग रहा है फोकस आउट हो रहा है, छोड़ दें पढ़ाई, क्योंकि वो 2 घंटे ज़ाया करने का फ़ायदा ही नहीं है। तो मैं यही कहता हूँ कि शिरक नहीं करना, एन्जॉयमेंट और पढ़ाई को मिक्स नहीं करना। आपको पता हो ये मेरे 2 घंटे पढ़ने वाले हैं, मैंने इसलिए कहा मोबाइल ऑफ करके चार्जिंग पे लगा दें। और जब पता हो ये 5 घंटे ये अय्याशी वाले हैं, फन टाइम करना है, तो फिर पढ़ाई सोचनी नहीं है। फेसबुक पे बैठे हुए किताबों का ख्याल आता है, किताब पे बैठे हुए फेसबुक का ख्याल आता है। जब पढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त ये लग रहा होता है कि जी पता नहीं फ्यूचर में मेरी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, और ये सोचने की वजह से पढ़ाई नहीं होती, और जब पढ़ाई नहीं होती, पेपर पास नहीं होता, तो फ्यूचर में जॉब भी नहीं लगती। तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकली आज अपने आप को मैनेज करना है। हम ज़रा एक आध और सवाल ले लेते हैं, क्योंकि जी यहाँ से कोई हाथ खड़ा था। सर वो आपने बताया कि एक क्वेश्चन के अगर 3 पार्ट्स हैं तो तीनों को अलग अलग पेज जी आइडियल यही है। हाँ, लेकिन अगर 2 पार्ट्स आपस में मिक्स हो रहे हैं, अगर 2 पार्ट आपस में मिक्स हो रहे हैं, अगर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो फिर आपने क्या करना है, पेपर के टॉप पे क्वेश्चन नंबर 8 लिखा, पहली लाइन के सेंटर में पहली लाइन पे आप आए और ब्रैकेट में लिख दिया पार्ट ए एंड बी, ताकि आपके थंबनेल के टॉप को देख के वो आपके रेलेवेंट क्वेश्चन में उसको प्लेस कर सके। अगर ए और बी का जवाब इकट्ठे देना है, एक टेबल में देना है या मिक्स करके जवाब देना है, तो फिर उसको अलग अलग पेज पे ना करें। टॉप पे मेन सवाल का नाम लिखें और नीचे ब्रैकेट में वेरी फर्स्ट लाइन में सेंटर में आके ब्रैकेट में लिख दें ये पार्ट ए और बी है। जी बी लॉ से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन माइंड को फ्रेश करने के लिए क्या करें? जी अगर आप आवाज़ार हो गए हैं तो माइंड को फ्रेश करने के लिए क्या करें, कैंडी क्रश खेलें। ऐसी गेम खेलें जो अकेले खेलनी है, ऑनलाइन ना हो। कोई रेसिंग गेम खेल ली। अब अगर ऑनलाइन जा के लोगों के घरों को जला के आ रहे हैं और फायर करके आ रहे हैं, तो वो तो ना ख़त्म होने वाली एंटरटेनमेंट है ना, उसमें तो आप हर वक्त ही एंगेज रहेंगे। ऐसी गेम जो 15-20 मिनट के अंदर आपने खेला, आपका माइंड फ्रेश हो गया। और माइंड फ्रेश करने की तब ज़रूरत पड़ेगी जब आप आवाज़ार हो। आप पढ़ाई के सेगमेंट्स ही मुनासिब रखें, 2-2 घंटे के सेशन रखें, मत रखें लंबा सेशन। अकाउंटिंग में लंबा सेशन रखा जा सकता है क्योंकि आप सवाल कर रहे होते हैं और दिमाग थोड़ी लग रहा होता है, आप तो बस स्टेप्स पूरे कर रहे होते हैं। 1.5 घंटे बाद पता लगता है गलत था। थ्योरी में तो 10 मिनट में ही पता लग जाता है ना कि नहीं आता। तो अकाउंटिंग लॉन्ग आवर्स के लिए कर लिया करें, थ्योरी लॉन्ग आवर्स के लिए ना करें। थ्योरी के साथ मल्टीपल प्रोसेसिंग नहीं करनी। आप में से किसी को नात सुनने का शौक है तो पता लगा इधर से नातें सुन रहे हैं, साथ साथ थ्योरी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि थ्योरी दिमाग वाला काम है। न्यूमेरिकल की आपको आदत पड़ी हुई है, उसके साथ अगर आप नात सुन लें तो आप मल्टीपल प्रोसेसिंग कर सकते हैं कि आपने अपने दिन का कोटा नात सुनने का भी पूरा कर लिया और वो भी अटैम्प्ट कर लिया। लेकिन अगेन अगर हम मज़ीद गुफ्तगू बढ़ाते जाएंगे तो सिर्फ हम साइकोलॉजिकल डायमेंशंस में एंटर होते चले जाएंगे। बहुत सारे मसले, बहुत सारे इशूज़ हैं, तो भी मेरे पास सामने यहाँ पे इंडिविजुअल क्यूरीज़ के लिए भी एक ऑप्शन मौजूद है 3। जज़ाकल्लाह। आतिफ आब्दी fca@gmail.com ये एक ईमेल है। आप में से किसी का भी कोई इंडिविजुअल ऐसी क्यूरी जो आपको लग रहा हो कि हाँ भाई मेरा इंडिविजुअल सवाल है और उससे बाकी बच्चे परेशान हो सकते हैं, तंग हो सकते हैं, तो आप इस पे ईमेल पे कर सकते हैं। क्रैश में हमारे पास टाइम कम होता है, मैं क्या करूँगा, मैं सेगमेंट में पढ़ाने के बाद 20-25 मिनट का हमने पढ़ा, उसके बाद रुक के आप लोगों से मैं खुद सवाल ले लिया करूँगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल मिस हो और क्लास की वजह से आप ना पूछ सकें, टाइम की वजह से ना पूछ सकें, तो ये ईमेल आपके पास मौजूद है, आप इस पर वो कर सकते हैं। मेरे साथ जो दूसरे टीचर हैं सर उसामा, नीचे उनका नंबर भी है, वो व्हाट्सएप पे काफ़ी एक्टिव है, मैं उधर बिल्कुल फारिग हूँ। मैं ईमेल पे बहुत एक्टिव हूँ, तो वो ईमेल वाली साइट पे नहीं है। तो जिनको व्हाट्सएप का मसाला चाहिए वो भी मौजूद है, और जो ईमेल कर सकें ईमेल भी मौजूद है। तो आप कोई भी इंडिविजुअल क्यूरी हो, कोई इशू हो, परेशानी हो, आप लोग मुझे भेज दें। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करता हूँ जो सवाल जवाब वाली ईमेल्स होती हैं वो विद इन अ डे कोशिश करता हूँ रिप्लाई करूँ। हाँ, अगर एक ऐसा हो कि जी मुझे समझ नहीं आ रही मैंने ये छोड़ना है या नहीं छोड़ना, ये एक ऐसा सवाल है जिसको शायद मैं 2-3 दिन बाद ईजी हो के लंबा चौड़ा राइटअप के साथ या लंबे चौड़े वॉइस नोट्स के साथ एक्सप्लेन करूँ। डन। तो क्या हम कल से पढ़ने के लिए तैयार हैं? हर दिन हमने क्लास इधर लेनी है और घर जाके 3 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ना। और सिर्फ बी लॉ पढ़ा तो बी लॉ 80-90% कंप्लीट हुआ होगा बाय द एंड ऑफ सेशन। अगर आपके और सब्जेक्ट हैं और सब बी लॉ की आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, फिर वो लोग जिन्होंने बी लॉ पढ़ा हुआ है और उन्हें लग रहा है कि मेरा टाइम वेस्ट होगा, तो आप अपने वो चैप्टर्स आइडेंटिफाई कर लें कि कौन कौन से दिन हैं और उस दिन आप आ जाएं और वो वाले दिन की क्लास अटेंड कर लें।
लेकिन एक दफ़ा घर बैठ के अगर आप सोचें कि मैं खुद से रिवाइज़ करूं तो इतने फास्ट तरीके से घर बैठ के रिवाइज़ नहीं हो सकता जितना एक टीचर की मौजूदगी में हो सकता है। तो कल से क्लास के साथ साथ ड्राफ्टिंग सेशन भी होगा, तो आपने जहन में रखना है कि हमारी मतलब 1.25 घंटे की ये क्लास और 1 घंटे की इसके फ़ौरन बाद क्लास, और एक डिफरेंट रूम में भी होगी। वहाँ थोड़ी सी कैपेसिटी का मसला है लेकिन उतना ज़्यादा मसला नहीं है, तो होपफुली वहाँ पर चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा, वापसी का एक छोटा सा प्रोटोकॉल होगा। ख़वातीन ने जब एंड ऑफ लेक्चर के करीब ज़रा ज़्यादा अलर्ट रहना है। पहले ख़वातीन निकल जाएंगी, फिर बाकी, क्योंकि बाहर भी कुछ लोग अंदर आ रहे होते हैं, तो बेहतर ये है कि हम पहले रूट को बेहतर मैनेज कर लें। तो पहले ख़वातीन निकल जाएं, फिर बाकी लोग जो है